इस समर वेकेशन में मैंने सारे के सारे एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक स्टूडेंट है, जो अपकमिंग फ्रेशर्स है और जो पास आउट सीनियर्स हैं, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म पे हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एनआईटी अगरतला के बच्चे या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला के बच्चे ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं और इसके लिए पूरा का पूरा एक वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट फ्लो बताया है कि आप इस प्लेटफॉर्म का कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फीचर बिल्ड किया है इस प्लेटफॉर्म में तो क्यों बिल्ड किया है, ताकि जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया मिल पाए कि जब वो अपना प्रोजेक्ट बनाए तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ गेम्स मैंने ऐसे बनाए हैं जो आप लोगों के माइंड साफ करने का काम करेगा। वो आपका कैलकुलेशन स्पीड तेज करेगा, वो आपका रिएक्शन टाइम को कम करेगा, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाओगे। जो अपकमिंग फ्रेशर्स हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, अपकमिंग फ्रेशर्स को जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो देखने को मिल जाए, ताकि उनको एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत ना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं ये सब में दिक्कत ना हो, और वो जब एडमिशन करवा ले, जब वो फर्स्ट ईयर में हो तो उनके पास सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो, सारे के सारे गाइडेंस वीडियो अवेलेबल हो, ताकि उनको पूरे के पूरे कंप्लीट फर्स्ट ईयर में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो ये है पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अच्छे एनआईटी अगरतला के सीनियर्स हैं उनसे हम कॉन्टेक्ट बना पाए, उनसे हम गाइडेंस ले पाए और उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीख पाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का। Stuck in a prison of doubt in this ocean, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching it. Let's go. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपना समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। इस समर वेकेशन में मैंने सारे के सारे एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है और इस वीडियो में मैं वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म हमेशा फ्रीली अवेलेबल होगा, आपको ये प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, प्लेटफॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया, और ये बताने से पहले मुझे थोड़ा अपने बारे में बताना होगा। बहुत सारे नए बच्चे भी देख रहे होंगे जो मुझे नहीं जानते, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या इस कॉलेज में किया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि ठीक है मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया और ये प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर कैसे हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो देता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने इस कॉलेज में क्या क्या किया है। देखिए, मेरा नाम सोमेश राज है और इन जनरल एनआईटी अगरतला में बच्चे मुझे सोम बाबा के नाम से जानते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर के समर ब्रेक से, जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था और जब मैं समर ब्रेक में अपने घर गया था, तो फिर वहां से मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करना है जिससे आने वाले जो मेरे जूनियर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो उनको ना करना पड़े। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं और कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस पे जो भी मुझे प्रॉब्लम आया वो मैं बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा
और जो भी इन जनरल बच्चे को रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी ऐसा एकेडमिक रिलेटेड इशू आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपने जूनियर्स को भेजूंगा। ऐसा मैंने समर वेकेशन में सोचा था। तो जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 25 सब्सक्राइबर्स थे। मैंने उस पर वीडियो डालना स्टार्ट किया जो भी एनआईटी अगरतला आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और कोशिश करता था कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ, जैसे मेरा इनकम सर्टिफिकेट ये सब रिजेक्ट हुआ, तो उसके बारे में इन्फो अच्छे से दिया ताकि इन फ्यूचर उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब वो बच्चे जब कॉलेज में आ गए, उनका एडमिशन हो गया, तो मैंने एक सोम बाबा कम्युनिटी बनाया और उसमें मैं क्या करता था, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं एनआईटी अगरतला में वो सब भेजता था। जो भी गाइडेंस वीडियो हो सकते हैं वो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक भेजता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने की, मैं उनको फर्स्ट ईयर के नोट्स भेजता था। लाइक मेरे पास खुद के हैंड रिटन बहुत अच्छे नोट्स थे और मैं अपने दोस्तों से भी मांग के या फिर इधर उधर कैसे भी कलेक्ट करके या बहुत खोज के उनको नोट्स भेजता था। पर वहां एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जब मैं व्हाट्सएप पर नोट्स सर्कुलेट करता था तो लाइक 1 महीने बाद फिर वो फाइल खुलते नहीं थे। तो वैसे बच्चों का फीडबैक आया कि भैया फिर से भेज दीजिए, वो नहीं खुल रहा। तो मुझे समझ आया कि ओके, एक ड्राइव लिंक बना देते हैं ताकि ये परमानेंट हो जाए। तो फिर मैंने ड्राइव लिंक बनाया और जितने उनको पुराने नोट्स भेजे थे वो सब उस पर अपलोड किए और धीरे 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 करके 1 साल में जो भी मैं उनको नोट्स भेजता था वो सब उस ड्राइव लिंक पे भी अपलोड करता था ताकि वो जब भी चाहे वो नोट्स खोल के पढ़ सके, ठीक है। तो जब तक मेरा पूरा सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, मतलब जो नए बच्चे आए थे उनका जब तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने उनको सारे नोट्स भी शेयर कर दिए और एक ड्राइव लिंक परमानेंट बन भी गया था। अब आते हैं थर्ड ईयर में। मैं थर्ड ईयर में आया, फिर से वैसे ही नए बच्चे आए, उनके लिए एक फिर से सोम बाबा कम्युनिटी 2.0 मैंने बनाया और इस बार तो ड्राइव का लिंक एकदम कंप्लीट था। तो इस बार मुझे उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। मैं उस ड्राइव लिंक को उनको स्टार्टिंग में ही भेज दिया कि यार ये है तुम्हारे फर्स्ट ईयर का नोट्स, यहाँ से तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। और उस नोट्स के फीडबैक मैंने पुराने बच्चों से लिए थे, बहुत अच्छे नोट्स थे। आप मेरे लिंक्डइन पे जाकर भी देख सकते हो, मैंने पोस्ट किया है वहां बहुत सारी चीजें, ठीक है। और फिर से मैं वही करता था, उनको नोट्स भेज दिए, जो भी गाइडेंस वीडियो होते हैं वो टाइमली भेजता था। जैसे सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो जब सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला होता था उससे 2 दिन पहले मैं वो वीडियो उनको भेज देता था, ठीक है, कि अभी आप ये देख लो और ये देखने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स के एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं वीडियो भेज देता था कि इन सब चीजों का ध्यान रखना तुम अपने मैथ्स के एग्जाम में, ताकि तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम अच्छा जाए। तो ऐसे मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ईयर का जो समर वेकेशन जो अभी करेंट टाइम चल रहा है, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि यार मैं अब अगले साल तो इस कॉलेज से चला जाऊंगा और ऑब्वियसली मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं फिर से सोम बाबा कम्युनिटी बनाऊं और बच्चों को टाइमली गाइड कर पाऊं, क्योंकि आपको भी पता है जब इंसान जॉब करने लगता है तो वो खुद की लाइफ में ही बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार जो इतना मेहनत मैंने किया है, इतने मेहनत से मैंने ड्राइव लिंक बनाई, इतने सारे गाइडेंस वीडियो बनाए, वो सब अवेलेबल होंगे, पर क्या वो सारे बच्चों तक पहुंच पाएंगे जैसे मैं अपने कम्युनिटी में भेजता था। मेरे कम्युनिटी में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे रहते थे और हर एक बच्चे को इंस्टेंटली जो भी मैं भेजता था वो मिल जाता था। लेकिन जब वो कम्युनिटी नहीं होगा तो क्या वो बच्चों को वो नोट्स, वो गाइडेंस वीडियो सही टाइम पे मिल पाएंगे? तो यही सब ख्याल मेरे मन में समर वेकेशन में आना स्टार्ट हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पे मैंने अभी तक जितने भी एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट्स के लिए काम किए हैं वो सारा काम एक जगह पे हो, ताकि जब मैं कॉलेज में ना भी हूं तब भी आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तक तो ये सॉर्ट आउट हो गया कि जो भी आने वाले बच्चे होंगे फ्रेशर्स, उनके लिए प्लेटफॉर्म हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो वो एक फ्रेशर वाले सेक्शन में होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए एक सेक्शन होगा, वो भी ठीक है। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और जो पास आउट सीनियर है उनके काम आ सकता है क्या? फिर मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे देता हूं तो ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक स्टूडेंट है, जो अपकमिंग फ्रेशर्स है और जो पास आउट सीनियर्स है, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे एक और प्रॉब्लम दिखाई दिया जो मैं सॉल्व कर सकता था। देखिए, जो भी एनआईटी अगरतला के पास आउट सीनियर है, बहुत कम सीनियर से हमारा कनेक्शन होता है। बहुत सारे एनआईटी अगरतला के सीनियर्स बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, पर हम उनको नहीं जानते, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है और हम उनसे गाइडेंस भी नहीं ले पाते। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम जानते ही नहीं है उनको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे जो बहुत अच्छे सीनियर्स हैं एनआईटी अगरतला के, जो बहुत अच्छी कंपनीज में हैं, उनसे हम कनेक्ट कर पाए और उनसे हम गाइडेंस ले पाए, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होती। जो सीनियर्स के गाइडेंस होते हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं या फिर जो भी गलतियां उन्होंने की है, अगर वो सबसे हम सीख पाए तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने अपना पूरा का पूरा जून का महीना इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में लगाया। देखिए, इस प्लेटफॉर्म के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, जो अपकमिंग फ्रेशर्स हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, अपकमिंग फ्रेशर्स को जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो देखने को मिल जाए, ताकि उनको एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत ना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं ये सब में दिक्कत ना हो।
और वो जब एडमिशन करवा ले, जब वो फर्स्ट ईयर में हो, तो उनके पास सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो, सारे के सारे गाइडेंस वीडियो अवेलेबल हो, ताकि उनको पूरे के पूरे कंप्लीट फर्स्ट ईयर में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो ये है पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अच्छे अच्छे एनआईटी अगरतला के सीनियर्स हैं, उनसे हम कांटेक्ट बना पाए, उनसे हम गाइडेंस ले पाए और उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीख पाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का। और देखिए, चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे बहुत सारे सीनियर्स के कॉन्टेक्ट होंगे, उनका डेटा होगा, तो ये भी मुझे ध्यान रखना था कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर हो, कोई भी आउटसाइडर इंसान इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन ना कर पाए। तो ये सब चीज ध्यान में रख के ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। देखिए, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट फ्लो बताया है कि आप इस प्लेटफॉर्म का कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फीचर बिल्ड किया है इस प्लेटफॉर्म में, तो क्यों बिल्ड किया है, ताकि जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया मिल पाए कि जब वो अपना प्रोजेक्ट बनाए तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और वो समझ पाए कि कैसे आप छोटे छोटे आइडिया को यूज करके अपना एक बड़ा और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट बना सकते हो। क्योंकि देखिए, आजकल क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो और जब प्रोजेक्ट डिस्कशन पे बात आती है, तो इंटरव्यूअर ये नहीं देखता कि आपने कितने बड़े बड़े टेक स्टैक यूज किए हैं या फिर आपने क्या फलाना ढिमकाना यूज किया है। इंटरव्यूअर का सबसे पहला कंसर्न होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन आपने यही प्रोजेक्ट क्यों बनाया, आपने ऐसा क्या सोचा। ये सब चीजें इंटरव्यूअर थोड़ा आजकल ज्यादा देखने लगे हैं। तो जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो ये वीडियो अगर पूरा अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं, तो इन फ्यूचर जब भी वो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उनको बहुत सारी चीजें चमकेंगे कि अच्छा, भैया ने ऐसा किया था, ये बताया था, हम भी अपने प्रोजेक्ट में ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, उसके बाद आप खुद से जाके प्लेटफॉर्म यूज करके देख सकते हो। या फिर देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे गए और वहां जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, तो वहां पे बहुत सारा आपको लिंक्स दिखेगा। जो सबसे पहला लिंक होगा वही है सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म का लिंक। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा प्लेटफॉर्म पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, और देखो कुछ ऐसा दिखता है, सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म। तो चल यार, अब एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देख, जैसे ही तो प्लेटफॉर्म ओपन करेगा तो होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला फॉर अपकमिंग फ्रेशर और दूसरा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब देख, इस पे अगर तू क्लिक करेगा तो इस सेकंड वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर तू इस पे क्लिक करेगा तो थर्ड वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं इन दोनों को अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। और देख, अगर तू नीचे आएगा तो तू देख सकता है कि अगर किसी भी सीनियर के साथ तुझे कांटेक्ट करना है, तो तुझे पहले सिस्टम के अंदर लॉग इन करने का जरूरत होगा। देख, मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस प्लेटफॉर्म का टोटल दो मोटिव है। पहला कि जो भी अपकमिंग फ्रेशर्स आने वाले हैं उनका हेल्प हो पाए, या फिर जब वो फर्स्ट ईयर में होंगे तो उनको नोट्स ये सब मिल पाए। और दूसरा कि जो भी एनआईटी अगरतला के बच्चे हैं, उनके बीच, और जो पास आउट सीनियर है उनके बीच एक ब्रिज बन पाए, वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, सीनियर्स अपना गाइडेंस शेयर कर पाए। तो ये जो पहला मोटिव है ना, इसके लिए लाइक प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आने वाले फ्रेशर्स हैं वो बिना लॉगिन किए भी हर एक चीजें देख सकते हैं, या फिर अगर तू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो बिना लॉगिन किए भी तू सारे नोट्स ये सब एक्सेस कर सकता है, सारे गाइडेंस वीडियो एक्सेस कर सकता है। प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने का जरूरत सिर्फ तुझे उस वक्त होगा जब तेरे को किसी सीनियर से कांटेक्ट करना है, या फिर ये देखना है कि ठीक है, भैया या फिर दीदी ने कुछ अच्छा पोस्ट किया है, क्या उन्होंने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, या फिर तेरे को कुछ भी उनसे डाउट पूछना है, तो सिर्फ उसी केस में तुझे प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करने का जरूरत होगा। और देख, लॉगिन करने से पहले तुझे अपने आप को वेरीफाई करवाना होगा कि तू एनआईटी अगरतला का ही बच्चा है। देख, प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनआईटी अगरतला के वेरीफाइड स्टूडेंट ही एंटर कर सकते हैं। कोई भी बाहर का बच्चा इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स का बहुत सारा डेटा होगा, उनका ईमेल अकाउंट होगा, उनका फोन नंबर होगा, उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब होगा। तो प्लेटफॉर्म सिक्योर होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ एनआईटी अगरतला के बच्चे या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला के बच्चे ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं, और इसके लिए पूरा का पूरा एक वेरिफिकेशन सिस्टम होगा, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो भी बच्चे एनआईटी अगरतला में आने वाले हैं, सिंस अभी आप लोग एनआईटी अगरतला का पार्ट नहीं हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके लिए जो फ्रेशर सेक्शन है उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी डाउट आपको एनआईटी अगरतला आने से पहले हो सकते हैं, वो सारा चीज फ्रेशर सेक्शन में इंक्लूडेड है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे आपका फ्रेशर गाइड का सेक्शन, और इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे आओगे तो आपका पूरा का पूरा फ्रेशर्स गाइड का सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये फ्रेशर गाइड वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप ये पूरा का पूरा फ्रेशर गाइड का सेक्शन और ये फर्स्ट ईयर का सेक्शन इग्नोर कर सकते हो, और आप सीधे एनआईटी अगरतला वाले सेक्शन पे जा सकते हो। नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। मैंने ये पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो सेक्शन वाइज ब्रेक कर दिया है, तो होम सेक्शन का आपको एक अलग टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, फ्रेशर का अलग टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, फर्स्ट ईयर का अलग दिख जाएगा, नीचे का अलग दिख जाएगा। तो आप ये पूरा का पूरा फ्रेशर सेक्शन और फर्स्ट ईयर का सेक्शन इग्नोर कर सकते हो
अगर आप सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, यहाँ आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो आने वाले बच्चे हैं या फिर जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो सीधा एनआईटी अगरतला वाले सेक्शन से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये सेक्शन उनके लिए है जो बच्चे अभी एनआईटी अगरतला में आने वाले हैं, उनका एडमिशन होने वाला है। और एडमिशन होने से पहले ऑब्वियसली बहुत सारा डाउट होता है एनआईटी अगरतला के बारे में। तो ये सारे यूट्यूब वीडियो के लिंक्स है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे और वहां पे आपको हर एक चीजें बताई गई है। फॉर एग्जांपल इसी वीडियो में ऑलमोस्ट 90% चीजें बताई गई है जो भी एक बच्चे के मन में डाउट आ सकता है एनआईटी अगरतला के बारे में एडमिशन लेने से पहले। तो यहाँ से आप जाके हर एक चीज चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बताया गया है कि जो आपका जोसा या फिर सीसर में जो आप पैसा पे करते हो वो कैसे एडजस्ट होता है। इस वीडियो में बताया गया है जो भी ब्रांच चेंज के रूल्स हैं वो सब आप जाके देख सकते हो। तो जो भी आने वाले फ्रेशर्स हैं वो ये सब वीडियो देखेंगे तो उनको एक क्लियर पिक्चर एनआईटी अगरतला के बारे में मिल जाएगा और उनका 99% ऑफ डाउट ये सारे वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं रिप्लाई करके आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। एक और चीज आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट गाइडेंस है। ये क्या है? देखो, जब आप एनआईटी अगरतला आते हो तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवा के लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो ऐसा जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी एनआईटी अगरतला डॉक्यूमेंट मांगता है जैसे कि अंडरटेकिंग बाय ऑल कैंडिडेट हो गया या फिर डिक्लेरेशन बाय पेरेंट हो गया, तो ये सब कैसे कैसे फिल करना है इसके बारे में इस पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। इस पीडीएफ को आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो आप अपना जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवाओगे उस वक्त। तो ये पीडीएफ को अच्छे से देख के समझ के आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट भी एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जो भी बच्चे एनआईटी अगरतला आने वाले हैं वो ये वीडियो तो जरूर देखें और ध्यान से देखें। ये ऑलमोस्ट 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो है और इसमें हर एक चीज बताई गई है जो भी आपके मन में डाउट आ सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप लोग रेफरेंस लेके अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे कैसे चीजें करनी है, वो एनआईटी अगरतला के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया होगा, तो वो सब कैसे बनवाना है, क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में इस पीडीएफ में अच्छे से बताया गया है। लेकिन इससे भी पहले आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपको एनआईटी अगरतला के बारे में हर एक चीज समझ आ जाए। तो आई होप कि जितने भी आने वाले एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट है उनको समझ आ गया होगा कैसे ये फ्रेशर्स गाइड वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यार, अब हम लोग अपने फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन पे चलते हैं। मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि आप सभी लोग एनआईटी अगरतला आ चुके हो, आप सभी का एडमिशन हो गया है और आप अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में हो। तो ऑब्वियसली आप लोगों को फर्स्ट ईयर का सिलेबस चाहिए होगा, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है ये चाहिए होगा, आपको एकेडमिक्स के हैंड रिटन नोट चाहिए होंगे और कुछ कुछ आपको गाइडेंस वीडियो भी चाहिए होगा। तो इस सेक्शन में वही सब है। इस नोट्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरे जूनियर्स हैं और जो आपके सीनियर्स हैं, मतलब जो सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर में अभी करेंटली बच्चे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने इसी नोट से पढ़ाई की है अपने एकेडमिक्स एग्जाम के लिए। तो आप इस नोट्स पे 100% भरोसा कर सकते हो। जब सेकंड ईयर के स्टूडेंट या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जब वो फर्स्ट ईयर में थे और जब उनका एकेडमिक खत्म हो गया था तो मैंने उनसे रिव्यू भी लिया था इस नोट्स के बारे में। आपको रिव्यू स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस नोट्स का। आप अगर किसी भी अपने सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर सीनियर से पूछोगे कि फर्स्ट ईयर में किस नोट्स का रेफरेंस लेना चाहिए तो सारे के सारे सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट आपको इसी नोट्स के बारे में बताएंगे क्योंकि उन्होंने खुद भी इसी नोट से पढ़ाई की है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस नोट्स के बारे में बताता हूँ। और देखिए ये पूरा का पूरा नोट्स मैंने अपने टाइम पे बनाया था। कहने का मतलब जो सेकंड ईयर के करंट बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो उनको मैंने ये नोट्स के बारे में अच्छे से बताया था, समझाया था वीडियो बना के। तो अभी मैं वो सेम वीडियो यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ। मतलब जो अभी आप लोग वीडियो देखने वाले हो वो मैंने लास्ट ईयर शूट किया था और जो करंट सेकंड ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में थे उनको मैंने वो वीडियो भेजा था। तो ऑब्वियसली वो वीडियो में मैंने हर एक चीज अच्छे से बताई है और वो सेम चीज मुझे यहाँ भी बताना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि वही वीडियो अटैच कर देता हूँ, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए पहले क्या था कि जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैंने एक ड्राइव लिंक शेयर किया था उनको, ठीक है। देखिए हो अभी भी वही रहा है। जब आप इस फर्स्ट ईयर फुल सिलेबस पे क्लिक कर रहे हो या फिर जब आप इस बुक्स पे क्लिक कर रहे हो तो आप ड्राइव लिंक के पीडीएफ पे ही रिडायरेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा वही कंसेप्ट है। बस बात ये है कि लास्ट ईयर मैंने ड्राइव लिंक आपके सीनियर्स को शेयर किया था। तो देखो यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन है, कोडिंग रिलेटेड नोट्स हो गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे ऑप्शन है। ये सेम ही चीज यहाँ पे भी है, बस यहाँ डायग्राम्स के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 1 के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आप वहीं पे रिडायरेक्ट होगे जहां पे अगर आप इस ग्रुप 1 में जाके फर्स्ट सेमेस्टर में खोलते तो होते, ठीक है। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं है, पूरा का पूरा वही कंसेप्ट है। तो मैं वही वीडियो यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ जो वीडियो मैंने आपके सीनियर्स के लिए बनाया था। देखिए ये है वो वीडियो, इसमें मैंने नोट्स भी दिया था और उन बच्चों को थोड़ा गाइडेंस भी दिया था। तो सिर्फ नोट्स वाला पार्ट
मैं फिलहाल यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप ये पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो का जो नोट्स वाला पार्ट है वो यही है, तो मैं वो वाला पार्ट अभी यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज है। जैसे देखिए आपका फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो तो या तो आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो, या फिर देखिए आपको हर एक बुक जो आपको टीचर्स रेकमेंड करते हैं उसका पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में लोग मुकुल भाई फॉलो करते हैं तो उसका पीडीएफ, मैकेनिक्स के लिए आपको एस.टी. मोसिन को लोग फॉलो करते हैं उसका पीडीएफ, केमिस्ट्री के लिए जैन एंड जैन फॉलो करते हैं उसका पीडीएफ। तो अगर आप लोग बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो तो आप लोग यहाँ से बुक भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए नोट्स के बारे में देखते हैं। मान लीजिए आप लोग ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो। ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स कौन कौन है? जो लोग सेक्शन ए बी सी डी ई या फिर एफ में है वो ग्रुप 1 के हैं। वैसे ही जी से लेके एल तक जो भी सेक्शन में है वो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स के ऑर्गेनाइज नोट्स आपको दिख जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है तो आप इस पे क्लिक करोगे, आपको कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस दिख जाएंगे, जो आपको पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये ग्रीन वाले का मतलब है कि ये मिड सेम का सिलेबस है और एंड सेम के सिलेबस में पूरा ही आता है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो भी पढ़ाई होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में उससे एंड सेम्स के पेपर बनते हैं। ठीक है, बाकी देखिए आपको यहाँ पे लैब फाइल्स या फिर वर्कशॉप के असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो आपका लैब फाइल लिखना होता है वो आपका ये मिड सेम से पहले का लैब फाइल है, ये मिड सेम के बाद का लैब फाइल है। तो आपको ऑर्गेनाइज हर एक चीज मिल जाएगा। वर्कशॉप के असाइनमेंट जो आपको लिखने होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है। आप लोग जो भी शॉप का असाइनमेंट लिखना चाहते हो वो यहाँ से लिख सकते हो। वैसे ये सारे असाइनमेंट्स में लॉक लगा हुआ है, लॉक का पासवर्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये पासवर्ड आप यूज करके सारा असाइनमेंट खोल सकते हो। तो चलिए अब दो कैटेगरी के बच्चों का बात कर लेते हैं। पहला वैसा कैटेगरी जिनको क्लास में समझ आ जाता है, उनको जस्ट नोट्स चाहिए रेफरेंस के लिए, तो वो लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से मैकेनिक्स के नोट्स ओपन कर सकते हैं। ये बेस्ट नोट्स है मैकेनिक्स के, परमवीर सर के नोट्स है। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो आप लोग ऐसे प्रेफर कर सकते हो। और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स, मान लीजिए आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ मैथ्स के नोट्स ओपन कर सकते हो। मेरे खुद के हैंड रिटन मैथ्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मैथ्स के हर एक चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको शॉर्ट नोट्स जैसे फॉर्मूला चीट शीट होता था ना जेई कैंप पे, वैसा भी आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो एक जगह सारे चैप्टर के फॉर्मूले और थ्योरम्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा भी आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप इनफाइनाइट सीरीज का नोट्स देख सकते हो। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पे अच्छे से अरेंज है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अब कैटेगरी 2 वाले बच्चों का बात कर लेते हैं जिनको क्लास में उतने अच्छे से समझ नहीं आता। और इस कैटेगरी में लगभग 70 to 80% बच्चे होते हैं। मैं खुद उसी कैटेगरी का था, मुझे क्लास में उतने अच्छे से समझ नहीं आता था, मुझे यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो यहीं पर भी आप लोगों को यूट्यूब का लिंक अच्छे से ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स है जो भी ग्रुप 1 के बच्चे हैं। मान लीजिए कि मैथ्स में उनको क्लास में इनफाइनाइट सीरीज नहीं समझ आया तो वो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां से आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो आप यहाँ क्लिक करोगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें तो बहुत सारे 66 वीडियो है, तो क्या ये सब मुझे पढ़ने की जरूरत है? तो यही आता है मेन कैच। देखिए क्लास में भले आपको समझ ना रहा हो अच्छे से, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्लास में आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है। मतलब आपको टॉपिक नोट करके रखना है कि ठीक है मेरे क्लास में ये टॉपिक पढ़ाई हुआ है। और फिर जब आप इस यूट्यूब लिंक पे क्लिक करोगे, मान लीजिए आप फ्यूज पे क्लिक किए तो आपको पता है कि आपके क्लास में ठीक है ये टॉपिक पढ़ाई हुआ है, तो वो टॉपिक के वीडियो आप अच्छे से देख के कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। कहने का मतलब सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके क्लास में टॉपिक हुआ है वो वीडियो जाके आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पीवाईक्यू क्रूशियल है। आपकी जेई टाइम में भी ऐसा ही था ना, आपको आपका जेई टाइम याद होगा, उसमें भी ऐसा था कि आप टॉपिक्स कैसे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, उस सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने पीवाईक्यू कितने अच्छे से किया है। क्योंकि पीवाईक्यू ही आपका रियलिटी चेक देता है। आपने पढ़ाई तो अच्छे से कर ली, लेकिन क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये आप कैसे पता करोगे? ये पीवाईक्यू सॉल्व करने से पता चलता है। अगर आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं, इसका मतलब जो आने वाले आपके क्वेश्चन है एग्जाम में वो भी आप सॉल्व कर दोगे। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। आपको आपके एग्जाम से पहले पीवाईक्यू अच्छे से करके ही जाना है। आपको पीवाईक्यूज भी यहाँ दिख जाएंगे। देखिए आप पीवाईक्यू में क्लिक करोगे तो अभी आपका मिड सेम्स होगा, मिड सेम के भी पीवाईक्यू है, एंड सेम के भी है और कुछ पुराने भी पीवाईक्यू है। चलिए मिड सेम्स के पीवाईक्यू देखते हैं। आपने मिड सेम के पीवाईक्यू खोले, यहाँ पे 2 पीडीएफ है और यहाँ पे एक में लिखा हुआ है 23U बैच, यहाँ पे एक में लिखा हुआ है 24U बैच। तो ये क्या है? देखिए आपका जो बैच है वो 25U बैच है। आप लोगों का एनरोलमेंट 25U ऐसे स्टार्ट होता होगा, है ना? तो आपका 25U बैच है। मतलब आपके जो जस्ट सीनियर है, जो अभी सेकंड ईयर में है, वो 24U बैच वाले हैं और जो हम लोग हैं जो थर्ड ईयर में है वो 23U बैच वाले हैं। इसका मतलब ये 1 साल पहले का पीवाईक्यू है और ये 2 साल पहले का पीवाईक्यू है। अगर आपके पास ये 2 साल पहले का पीवाईक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आपको 1 साल का एटलीस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना ही है। लेकिन जिनको ब्रांच चेंज करवाना है, जिनको अच्छी हाई सीजीपीए चाहिए, वो दोनों साल का पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करके जाए। आप एक चीज नोटिस करोगे कि मान लो आप ये 23U वाला पीवाईक्यू खोलते हो तो यहाँ पे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पीवाईक्यू दोनों एक ही जगह मिलेंगे। तो आप ये सोचोगे कि अरे यार मैं तो ग्रुप 1 का हूँ, तो फिर यहाँ पे ग्रुप 2 के पीवाईक्यूज भी क्यों दिए हुए हैं सेम?
मैं इसको क्यों सॉल्व करूं? तो देखिए, मान लीजिए आप ग्रुप 1 के हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले साल ग्रुप 2 में पीवाईक्यू आया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही में मर्ज करके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसके पीवाईक्यू दिए होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर अलग अलग बनते हैं। आपका सब्जेक्ट्स कॉमन भी होगा, तब भी आपके पेपर अलग अलग होंगे। 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो कॉमन ही होते हैं, लेकिन पेपर अलग अलग होता है। और जो ये लैंग्वेज हो गया या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब अलग अलग ही सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके पेपर तो अलग होंगे ही। तो जो भी यहाँ पे पीवाईक्यू दिया हुआ है वो आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। अगर आपको ब्रांच चेंज करना है या अच्छे सीधी चाहिए तो आप कोशिश करिए कि आप दोनों पीवाईक्यू सॉल्व करके जाए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि आपको नोट्स का रेफरेंस कहां से लेना है, पीवाईक्यू सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना है। अगर आपको वर्कशॉप का असाइनमेंट चाहिए तो वो आपको कहां मिलेगा, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पूछना है तो वो आपको कहां मिलेगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वही है, आप अपने ग्रुप 2 वाले नोट्स पे जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपके सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 प्लेलिस्ट रिकमेंडेड है, ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। वैसे ही फिजिक्स में ये चैप्टर्स हैं, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पे रिकमेंड कर दिए जाओगे और यहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि सारे सेक्शन के बच्चों को समझ आ गया होगा कि उनको कौन से नोट्स फॉलो करने हैं। अगर उनको बुक चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं, अगर उनको पूरा सिलेबस देखना है फर्स्ट ईयर का तो वो कहाँ से देख सकते हैं, और अगर सिर्फ उनको अपने सेमेस्टर का अभी सिलेबस देखना है तो वो कहाँ से देख सकते हैं। ये आप सभी को एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई होप कि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा नोट्स के बारे में हर एक चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए, हम लोग एक और वर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मिड सेम्स हो या फिर हो सकता है आपके एंड सेम्स हो, आपके कोई भी एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे बच्चे इस नोट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि आपके एग्जाम के टाइम पे ये वेबसाइट डाउन चला गया या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ये वेबसाइट आपसे नहीं खुल रहा है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, तो ये नोट्स आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। देखो, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट ईयर मैंने आपके सीनियर्स के लिए ड्राइव लिंक बनाया था, और अभी भी जब आप इन सब बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आप उसी ड्राइव लिंक पे रीडायरेक्ट हो रहे हो। तो इन केस की ये वेबसाइट डाउन हो जाता है या कोई भी चीज होता है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम आ जाता है और आपका एग्जाम चल रहा है, आपके लिए ये नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहां आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एनआईटी अगरतला फर्स्ट ईयर नोट्स का ड्राइव लिंक मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो सेम वही ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा जैसा आपके सीनियर्स को ड्राइव लिंक मैंने दिया था। यहाँ पे सेम वही चीजें अवेलेबल है जो यहाँ पे अवेलेबल थी, तो यहाँ से जाके आप पूरा का पूरा नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी चीजें मैंने आपको बता दी कि वर्स्ट केस हो जाता है, आपको ये नोट्स का बहुत ज्यादा जरूरत है और वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये नोट्स आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए गाइडेंस वीडियो के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जैसे आप नए नए बच्चे आए हो कॉलेज में, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप ये वीडियो जाके चेकअप कर सकते हो, और इस वीडियो का नोट्स वाला पार्ट आपने जस्ट अभी देख ही लिया। ठीक है, गाइडेंस वाला पार्ट देखने के लिए आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। एक और ऐसा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपके मैथ्स के एग्जाम्स हैं, तो आपको ये वीडियो थोड़ा देख के जाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए मैथ्स के एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, मैं खुद अपने टाइम का सीबीएसई सर्टिफाइड स्टूडेंट हूं फॉर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ये क्लास 10th की बात है। मैं मैथ्स वाले कैटेगरी में पूरे इंडिया में 0.1% स्टूडेंट के अंदर आया था, क्योंकि मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। तो आप लोग ये वीडियो पे भरोसा कर सकते हो, जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं ये वीडियो में, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं मैथ्स के एग्जाम में। तो जब आपका मैथ्स का एग्जाम आने वाला हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जांपल ऐसा केस ले लेते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, आप अपने छुट्टियों में घर गए हो और अभी आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में एंटर करने वाले होते हो, जब आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हो उस टाइम पे। और देखिए, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं तो वीएस कोड का उनको सेटअप करने में प्रॉब्लम होता है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट वीएस कोड का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ये यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, ये सब का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे कोड से या फिर कोड फोर्स से स्टार्ट करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी अवेलेबल है। कहने का मतलब, जो भी आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए होता है, वो सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन वीडियोस पे क्लिक करते हो तो आप यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे और आप फिर वहां वीडियो अच्छे से देख के सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर का सेक्शन। तो देखिए, कुछ ऐसा दिखता है नीटा का पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोज देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारा नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। आई होप सारे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे भी ये वाला सेक्शन अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन में आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आप आगे जाके अपने प्रोजेक्ट में भी यूज करोगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या सोच के ये एनआईटी अगरतला का पेज डिजाइन किया है। मैंने किस बच्चे को अपने ध्यान में रखा था और ये पेज डिजाइन किया। मैंने ऐसा इमेजिन किया
कि अभी मैं एनआईटी अगरतला कॉलेज में नहीं आया हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ, ठीक है। मुझे जस्ट एनआईटी अगरतला के बारे में पता चला है और मुझे जानना है उसके बारे में। तो अगर कोई ऐसा वेबसाइट हो जिसमें एकदम आसान लैंग्वेज में हर एक चीज लिखा हुआ हो जो भी एक आने वाले बच्चे को पता होना चाहिए, तो मैंने खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करके ये पेज बनाया है। कहने का मतलब जो भी आने वाले एनआईटी अगरतला के फ्रेशर्स हैं, जब वो इस पेज को देखेंगे और पढ़ेंगे तो उनकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की है। यहाँ आप लोग स्टार्टिंग में कुछ फोटोज देख सकते हो एनआईटी अगरतला के। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे बटन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है, अगर आपको एनआईटी अगरतला का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा एनआईटी अगरतला के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो। अगर मान लो आपको MIS विजिट करना है, जहां से हम लोग अपने प्रोफाइल के अंदर लॉगिन करते हैं, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे। अगर कोई बच्चा एनआईटी अगरतला का नहीं है तो हो सकता है उसको ये चीजें थोड़ी समझ ना आई हो, और जब आप कॉलेज आओगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब चलते हैं आगे। मान लो आपको नोटिस बोर्ड देखना है एनआईटी अगरतला का, तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप सीधा नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे ही डायरेक्ट हो जाओगे। यहीं पे सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि कब आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये सब जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो इस नोटिस बोर्ड पे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। आप collegepravesh.com पे जाके भी एनआईटी अगरतला के बारे में पढ़ सकते हो। collegepravesh.com एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे सारे कॉलेज के बारे में डेटा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ मैंने कॉलेज प्रवेश का भी लिंक दिया है। ये एनआईटी अगरतला का रिव्यू वीडियो है जो मैंने 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाया था, वो ये है। यहाँ से आप जाके एनआईटी अगरतला के बारे में हर एक चीजें जान सकते हो। तो यहाँ पे एनआईटी अगरतला के बारे में लिखा हुआ है। ये यूट्यूब सिंबल आपको हर एक टॉपिक के बाद मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप सीधा वहां रीडायरेक्ट हो जाओगे जहां मैंने वीडियो में एनआईटी अगरतला के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो देखने का मन होगा तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हो। एक और चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ये इमरजेंसी नंबर सेव ना किया हो। जो भी बच्चे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, या फिर जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉलेज आए हैं, वो सारे के सारे बच्चे ये दोनों फोन नंबर अपने फोन में सेव कर ले। ये दोनों के दोनों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है। अगर मान लीजिए आपका हेल्थ इशू हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप इन नंबर्स पे तुरंत कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट हो तो ये दोनों नंबर आपके फोन में सेव जरूर होना चाहिए। बाकी जो आने वाले बच्चे हैं वो और भी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चों का यही डाउट होता है कि भैया क्या ब्रांचेज अभी भी अवेलेबल है। मैंने बार बार बताया है यार कि देखो, जब तक एनआईटी अगरतला के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा ना आ जाए कि नेक्स्ट आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए ब्रांच चेंज रोक दिया गया है, तब तक ब्रांच चेंज अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ आप लोग पिछले 3 साल के ब्रांच चेंज के रिजल्ट भी देख सकते हो। 2023 में कैसा था, 24 में कैसा था, 25 में कैसा था। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल भी दिख जाएगा कि 2025 में फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ है सीएससी का क्लोजिंग, मतलब 9.35 सीजी तक आपको सीएससी ब्रांच मिल गया था लास्ट टाइम। वैसे ही आप यहाँ ईसी का कट ऑफ देख सकते हो। लास्ट बच्चे को ईसी 9.1 पे मिला था। तो ऐसे ऐसे कट ऑफ अगर आपको देखने का मन हो ब्रांच चेंज का तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये थोड़ा पेज ब्लर था तो मैंने थोड़ा एआई से जनरेट करके और अच्छा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। ये वही डेटा है जो आपको ऊपर इस दोनों पेज में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से पूरा डेटा देख सकते हो। तो ब्रांच चेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नीचे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वीडियो देखना है कि हॉस्टल दिखने में कैसा दिखता है तो यहाँ पे आपको वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। किन किन बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट देना होता है ये भी बताया है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि हॉस्टल एंड मेस फी सबको ही देना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, ये सब भी बताया है। और एक और चीज देखिए, बीएसएमएस और बीटीएमटी का फी रिमिशन नहीं होता, लेकिन उनका पैसा कम ही लगता है। अनलाइक आप लोग बीटेक के ट्यूशन फी देख सकते हो, अप्रॉक्स 62,500 होता है, पर ऐसा नहीं है बीएसएमएस और बीटीएमटी का भी इतना होता है, इससे कम होता है। तो अगर आप बीएसएमएस या बीटीएमटी लेना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। बीटेक में कितना फी लगता है, बीएसएमएस में कितना फी लगता है, ये सब के बारे में हर एक चीज अवेलेबल है। अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको कितना फी देना पड़ेगा पर सेमेस्टर, ये सब का भी डेटा अवेलेबल है, वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो आप देख सकते हो। हालांकि ये डेटा 2023-24 वाले बैच के लिए था, लेकिन एनआईटीज में जनरली फी उतना ही लगता है हर एक साल। लाइक थोड़ा मोड़ा का फर्क होगा, बहुत ज्यादा का नहीं। तो यहाँ से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि कितना फी आपको लगेगा। डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ फी अवेलेबल है, तो आप यहाँ देख सकते हो। लास्ट में मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहाँ बीटीएमटी के भी फीस अवेलेबल है। यहाँ देख सकते हो बीटीएमटी डुअल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स का फी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके ऊपर देखोगे आप तो बीएसएमएस का भी फी अवेलेबल है। देखो बीएसएमएस का बहुत कम ही फी लगता है, तो घबराने की बात नहीं है कि आपका फी रिमिशन नहीं हो रहा तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा क्या। ये सब डेटा देख के आप खुद से पेन पेपर पे अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप SC ST हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो या फिर मान लो कि आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है या फिर अंडर 1 लाख है, तो आपको कितना फी लगेगा रफली 4 साल में। आप लोग अपने पेन पेपर का यूज करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एनआईटी अगरतला की गैलरी की बात करते हैं, जो मैंने फोटो कलेक्शन किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मोर देन 200 फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो आते हैं तो उनको थोड़ा देखने का मन होता है कैंपस वैंपस, तो
पिछले 3 साल में मैंने जितने भी फोटोज लिए हैं अच्छे अच्छे, वो सारे फोटोज मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लगा दिए हैं। आप लोग अच्छे से देख सकते हो। कुछ फोटोज मैंने अपने दोस्तों से भी मांगे हैं, कुछ कुछ फोटोज मैंने लोगों की स्टोरीज पे से भी लिए हैं। लाइक मैं ऐसा करता था कि कभी किसी ने बहुत अच्छा कैंपस का स्टोरी का फोटो लगा दिया तो वो मैं सेव करके रखता था। मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जब मैं वेबसाइट अपना बनाऊंगा उसमें डालूंगा। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूं तो हो सकता है कभी रेफरेंस देने की जरूरत पड़ जाए तो फोटो सेव कर लेते हैं। लेकिन आज ये वेबसाइट में भी काम आ गया तो वो बहुत अच्छी चीज है। कहने का मतलब पिछले 3 साल का जो भी अच्छा अच्छा मेरा फोटो का कलेक्शन था वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब चलिए यार देख, जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ कुछ कंसेप्ट बताता हूँ जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। मान लीजिए कल को आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो कंसेप्ट आपके वेबसाइट में कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ नीचे मोर देन 200 फोटोज है, राइट? पर आपको ये भी चीज पता होगा यार कि आपने ऐसा कभी किसी वेबसाइट पे नहीं देखा कि 200 फोटोज हैं और वो बिना लैग के लोड हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है और ये चीजें कैसे हो पा रही हैं? कैसे मैंने 200 फोटोज यहाँ ऐड कर दिए और वो लैग भी नहीं हो रहे? जब आप मान लो कि फर्स्ट ईयर से एनआईटी अगरतला पे आते हो तो भी चीजें लैग नहीं हो रही, तुरंत का तुरंत सब चीज लोड हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो मैं पूरी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास 200 प्लस फोटोज थे, है ना, जिसका साइज ओरिजिनली 600 MB से ज्यादा का था। तो मैंने पहले कंप्रेस किया उस फोटोज को और थंबनेल साइज का बनाया। थंबनेल साइज कहने का मतलब क्या, ये जो आप साइज देख रहे हो ये थंबनेल साइज, वो यूट्यूब के वीडियो वाला थंबनेल की बात नहीं हो रही। इस साइज को मैं फिलहाल थंबनेल साइज बोल रहा हूँ। मैंने हर एक फोटो को एडजस्ट किया और उसके बाद फोटो को कंप्रेस भी किया। और ये सब ऑब्वियसली मैंने मैनुअली नहीं किया, इसके लिए वेबसाइट्स आती हैं। वेबसाइट पे जाके आप पूरा का पूरा फोल्डर एक बार में अपलोड कर सकते हो और इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोटोज होंगे वो सब कंप्रेस करके वो आपको दे देगा जिस भी साइज में आपको फोटो चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ये 600 MB की चीजें कन्वर्ट हो गई 10 से 12 MB में, और इस 10 से 12 MB में भी मैंने लेजी लोडिंग का कंसेप्ट यूज किया। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी मान लो आप कहीं से भी एनआईटी अगरतला के पेज पे आते हो तो ये तुरंत लोड हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नीचे थंबनेल जितने भी है ना, ये सब रन टाइम पे लोड होते हैं। मतलब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे उसी टाइम पे ये चीजें लोड हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ तो पहले सारा फोटो लोड हो रहा और उसके बाद ये पेज खुल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। ये टेक्स्ट तो केबी में होते हैं तो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है फोटोज में। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो ना उसी टाइम पे ये चीजें लोड हो रही है। तो जब भी आप अपना कोई वेबसाइट बनाना जिसमें आपको फोटोज ऐड करने होंगे तो आप ये लेजी लोडिंग वाला कंसेप्ट यूज करना। मतलब कि रन टाइम पे चीजें डाउनलोड हो, ऐसा ना हो कि पहले पूरा चीजें डाउनलोड हुआ और उसके बाद पेज ओपन हो रहा है। इससे फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। आप इमेजिन करो ना कि आप फर्स्ट ईयर से मान लो एनआईटी अगरतला पे आए और 10 सेकंड लग गया, उसके बाद ये चीजें लोड हुई और फिर दिखी, तो इससे आपको क्या अच्छा फील होगा? ऑब्वियसली अच्छा फील नहीं होगा और आपका यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा। तो ये सब ना हो बोल के ये लेजी लोडिंग वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। ये सब फोटो भी 10-10 MB के थे तो इनको मैंने कंप्रेस किया और लगभग 700 से 800 KB का किया है। और आप डिफरेंस भी नहीं बता सकते। अगर मैं आपके सामने यहाँ 10 MB का फोटो रख दूं और यही सेम फोटो यहाँ रख दूं जो कि 700 KB का है तो आप अपने नेकेड आई से डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना कंप्रेस करने के बाद ये जो चीजें दिख रही है वो आप अपने नेकेड आई से कभी नहीं बता पाओगे। तो सोचो ना, मैं ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इंसान के लिए बना रहा हूँ और अगर कोई फोटो 10 MB का है और मैं 1 MB में उसको कंप्रेस कर पाता हूँ और क्वालिटी रिड्यूस हो रहा है पर थोड़ा सा हो रहा है और ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना कि मैं कम MB का यूज करूं ताकि मेरा बैंडविड्थ भी बचे। और बैंडविड्थ देखो, ये लेजी लोडिंग का कंसेप्ट यूज करने के कारण आपका बैंडविड्थ भी सेव होता है। एक इसका ये भी फायदा है। बैंडविड्थ सेव होने का क्या मतलब है? देखो, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड पार्ट है वो वर्सल पे डिप्लॉय है और आपको पता होगा कि वर्सल हर एक प्रोजेक्ट पे 100 GB पर मंथ का बैंडविड्थ फ्री देता है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी बच्चे ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, आप जितने बार इस पेज पे आओगे या फिर आप कुछ भी यूज कर रहे हो उससे मेरे इस प्रोजेक्ट का बैंडविड्थ खर्च हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट एनआईटी पे आया और फिर इधर चला गया, ऐसे हो गया। तो जब वो एनआईटी अगरतला पे आया था तो मेरा इधर 10 से 15 MB का बैंडविड्थ खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ये लोड कब होता है? जब वो नीचे स्क्रॉल करता। तो ये भी फायदा होता है लेजी लोडिंग का यूज करने का। तो आई होप कि आपको लेजी लोडिंग के बारे में सारा चीज समझ आ गया होगा और कैसे आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करके अपना प्रोजेक्ट और भी इफेक्टिव बना सकते हो। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे को ऐसा हो कि भैया ये फोटोज तो बहुत अच्छे हैं, मुझे ये फोटोज चाहिए। या फिर किसी बच्चे का ऐसा हो सकता है कि भैया मुझे ये फोटोज अच्छे लगे, मैं चाहता हूँ कि जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ उस वेबसाइट में भी मैं ये फोटोज ऐड करूं, तो ये फोटो मैं कहां से डाउनलोड कर सकता हूं? तो देखिए, जब आप इस फोटोज के सबसे नीचे आओगे तो आपको एक विजिट गैलरी नाम का ऑप्शन दिखेगा। आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे मेरे दूसरे प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है जहां मैंने वही लेजी लोडिंग का कंसेप्ट यूज किया है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो वैसे वैसे रन टाइम पे चीजें डाउनलोड हो रही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आप किसी भी फोटो पे क्लिक करोगे तो वो फोटो पहले पूरा ओपन होगा और उसके बाद आप वो फोटो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो ये फोटोज को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया है, देखो
मेरे पास 600 MB का फोटो था, तो मैंने इसको कंप्रेस किया 200 MB में, ठीक है। और 200 MB में कंप्रेस करने के बाद मैं खुद ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ओके इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो फिर मैंने ये 200 MB का यूज करके इसमें लेजी लोडिंग वाला कंसेप्ट यूज करने के बाद ये वाला बनाया। इसमें मैंने सिंपल सा एक ऑप्शन दिया कि आप फोटो ओपन भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि अगर आपको ये फोटोज चाहिए तो आप कहां से ले सकते हो। और भी मैं कुछ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जैसे कि देखो, आप फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन में ये देख सकते हो कि यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। तो यार ये आइडिया मुझे कहां से आया? देखो, सीएससी के 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका लैब भी होता है। इस लैब में मुझे डीएफडी का कंसेप्ट पढ़ाया गया था, डेटा फ्लो डायग्राम। और वहीं से मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना एक ऐसा डायग्राम बना दिया जाए। और अगर तुम सोचोगे भी तो यार हम ह्यूमंस को डायग्राम्स थोड़े ज्यादा समझ आते हैं। तो वहां से मैंने आइडिया लेके ये डायग्राम बनाया। और देखो, चीजें वही है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ड्राइव लिंक पे रीडायरेक्ट हो रहे हो। कहने का मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ होता तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म बहुत स्लो हो जाता और बैंडविड्थ भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता। तो ऐसा ना हो बोल के मैंने ड्राइव लिंक ही अटैच किया है। लेकिन तुम प्रेजेंट करने का स्टाइल देख रहे हो, डायग्रामेटिकली मैंने प्रेजेंट किया है ताकि एक बच्चे को और अच्छे से समझ आए। और ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं, तो यहाँ से बच्चा पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर सकता है। तो एक उस भी चीज का प्रॉब्लम नहीं आया कि अरे यार पीडीएफ तो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अब इसको शेयर कैसे करें। तो इसमें बच्चे का भी फायदा है और मेरा भी फायदा हुआ। तो ये सारे कंसेप्ट को यूज करके मैंने ये पूरा का पूरा पोर्शन बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा होगा कि कहाँ से छोटी छोटी चीजें आप सीख के कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे। देखो, इस सेक्शन में मैंने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने कॉलेज में क्या क्या किया है। इधर आपको मेरा सारा कोडिंग प्रोफाइल दिख जाएगा, इधर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख जाएंगे, आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ नीचे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बेसिकली मैंने अपने बारे में इस सेक्शन में इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैं कौन से क्लब में हूँ, ये सब, ठीक है। और मैंने कॉलेज में क्या क्या किया है, जैसे कि मैंने 2 बार सोम बाबा कम्युनिटी बनाया कॉलेज में और बहुत सारे बच्चों की हेल्प की। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप मेरे लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड ईयर में हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने फर्स्ट टाइम सोम बाबा कम्युनिटी बनाया था। और जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो मैंने पूरी जर्नी लिंक्डइन पे पोस्ट की थी। आप लोग जाके देख भी सकते हो कि मैंने क्या क्या किया है सोम बाबा कम्युनिटी में। और आप लोग नीचे कॉमेंट्स भी रीड कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किया है कि वो कम्युनिटी उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहा। तो ये सब चीजें आपको मेरे लिंक्डइन पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मेरी कंप्लीट जर्नी भी दिखेगी। मैंने अपना पूरा का पूरा जर्नी डॉक्यूमेंट किया है, फ्रॉम प्री क्लास टू थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है। तो अगर आपको मेरे बारे में जानने का मन हो तो आप यहाँ से जाके रीड कर सकते हो। मैंने हर एक चीज दोनों लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट किया है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने का मन हो तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ से आप लोग लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। आप लोग हिंदी में भी मेरी जर्नी पढ़ सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप मेरी जर्नी हिंदी में ही पढ़ो, क्योंकि मैं हिंदी बहुत फनी तरीके से लिख पाता हूँ, इंग्लिश में उतना फनी तरीके से लिख नहीं पाता। तो जब आप मेरी स्टोरी हिंदी में पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट मेरी कॉलेज की जर्नी पढ़ना, ताकि आपको समझ आए कि कैसे कोई भी बच्चा अगर चाहे तो वो बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास रिसोर्सेस हो या फिर ना हो। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऑब्वियसली अपने फोन से स्टार्ट किया था। मेरे पास कुछ भी कैमरा माइक ये सब उतना अच्छा नहीं था। मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना अपने फोन से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाया। साथ ही साथ मैंने इस कॉलेज वाले लाइफ में ये भी लिखा है कि मैंने क्या गलतियां की जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सब लोग मेरी कॉलेज लाइफ की जर्नी एक बार रीड जरूर करें। साथ ही साथ देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन डिजाइन करने का आइडिया मुझे कहां से आया। जो भी लोग कोडोलियो यूज करते होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि अरे ये तो उन्होंने कोडोलियो में देखा था। लेफ्ट साइड उनको सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स, सारा कोडिंग प्रोफाइल्स दिख रहा है और राइट साइड आपको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसा आपने पहले कोडोलियो में देखा होगा, है ना। तो सही बात है, ये पूरा का पूरा सोम बाबा सेक्शन का डिजाइन मैंने कोडोलियो से इंस्पायर होकर बनाया है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे आप कोडोलियो ओपन करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही डिजाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहीं से इंस्पिरेशन लेके पूरा डिजाइन तैयार किया है। देखो, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक और फिर नीचे कोडिंग प्रोफाइल्स दिख रहे होंगे और राइट साइड पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे ये वीडियो देख रहे हो और उनको कोडोलियो के बारे में ना पता हो, तो 1 मिनट में मैं उनको कोडोलियो के बारे में बता देता हूँ। देखो यार, कोडोलियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे कोडिंग प्रोफाइल्स का ट्रैक रखता है कि आपने कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये सारे डेटा को कंबाइन करके यहाँ आपको दिखाता भी है कि आपने टोटल कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट दिए हैं और आपका कौन सा प्लेटफॉर्म पे कितना रेटिंग है, ये सब भी दिखाता है। और कोडोलियो इस चीज का भी ट्रैक रखता है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से बैच अर्न किए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज को एनालाइज करके कोडोलियो आपको एक सी स्कोर देता है, ठीक है। अब ये सी स्कोर क्या है? देखो, इस सी स्कोर से आपका लीडर बोर्ड डिसाइड होता है। जैसे मैं इस लीडर बोर्ड वाले सेक्शन पे गया तो आप यहाँ देख सकते हो
कि जो कोडोलियो का ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका सी स्कोर 889 है। देखो सी स्कोर आपको आउट ऑफ 900 दिया जाता है, तो 900 में ये जो कोडोलियो रैंक 1 है इसका सी स्कोर 889 है। आप इस इंसान का प्रोफाइल भी खोल के देख सकते हो कि इसने टोटल कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। फिर आपको मन हो तो आप इसका लीड कोड भी खोल के देख सकते हो। साथ ही साथ कोडोलियो में आप अपना गिटहब भी लिंक कर सकते हो, तो आपको बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने अपना गिटहब कोडोलियो के साथ अटैच किया है, तो आप उनके गिटहब पे भी जाके देख सकते हो कि अच्छा इस इंसान ने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या किया है। सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन एक ये कोडोलियो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि आपके कॉलेज में आपका रैंक कितना है। अगर आप कॉलेज पे क्लिक करोगे और आप अपना कॉलेज का नाम सर्च करोगे तो जो भी लोग आपके कॉलेज में कोडोलियो पे रजिस्टर किए होंगे उन सबका लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि कॉलेज में किस इंसान का कितना रैंक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इस पूरे के पूरे सेक्शन का मैंने इंस्पिरेशन कोडोलियो से लिया है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, प्ले गेम्स वाले सेक्शन में, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चे तो इसी सेक्शन का कब से वेट कर रहे होंगे कि भैया पहले आप ये दिखाओ कि आपने कौन कौन से गेम्स बनाए हैं। तो यार चलो मैं अपने सारे गेम्स के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन देखो गेम सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने गेम्स में किस किस तरीके के गेम्स डाले हैं। कुछ गेम्स मैंने ऐसे डाले हैं जो बच्चा क्लास में खेलता है जब क्लास का लेक्चर बोरिंग हो, या फिर मान लो टीचर को आने में थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग बचपन से जो गेम्स खेलते आ रहे हैं जैसे टिक टैक टो हो गया, या फिर आपका एसओएस गेम हो गया, बिंगो हो गया, ये सब जो हम लोग बचपन से क्लास में खेलते हैं पेन पेपर पे, वो गेम्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। और कुछ गेम्स मैंने ऐसे बनाए हैं जो आप लोगों के माइंड साफ करने का काम करेगा, वो आपका कैलकुलेशन स्पीड तेज करेगा, वो आपका रिएक्शन टाइम को कम करेगा, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाओगे। और कुछ मैंने पजल्स बनाए हैं, और 3 गेम्स मैंने ऐसे बनाए हैं जो कि एसेंचर के ओए में पूछा गया था। बहुत सारे नए बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको ये नहीं पता कि ओए क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं, जब भी कंपनीज आपको हायर करती है तो सबसे पहले एक ओए राउंड होता है। वो क्या है? ऑनलाइन असेसमेंट। जब आप वो क्लियर करते हो तब आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। नेक्स्ट राउंड आपका इंटरव्यू राउंड भी हो सकता है, डीएसए राउंड भी हो सकता है। तो एसेंचर के ओए में एक सेक्शन था गेमिंग सेक्शन बोल के, और वो एलिमिनेशन वाला सेक्शन था। बहुत सारे बच्चे वो गेम्स वाले सेक्शन में एलिमिनेट हो गए थे। तो उसमें जो 3 गेम पूछा गया था वो गेम्स मैंने पूरा का पूरा डिजाइन कर दिया है। और लास्ट में आपको एक स्पेशल गेम भी देखने को मिलेगा, मतलब वो गेम खेलोगे आपको मजा ही आ जाएगा। वो बहुत सिंपल गेम है लेकिन वो बहुत प्रीमियम गेम की तरह फील होता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं आपको सारे गेम्स दिखाता हूँ। और देखो ये सारे के सारे गेम्स मैंने खुद से डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी प्लेटफॉर्म से गेम उठा लिया और आपको दिखा दिया, ऐसा एकदम नहीं है। सारे के सारे गेम्स मैंने खुद से बनाए हैं। और ऊपर आपको कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सिंगल प्लेयर गेम खेलना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, डुअल प्लेयर गेम खेलना है तो यहाँ पे है, माइंड ट्रेनिंग गेम जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे है। कुछ पजल्स भी मैंने बनाए हैं, और जो मैंने आपको एसेंचर के ओए के गेम्स के बारे में बताया वो यहाँ पे है, ठीक है। आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे 15 गेम यहाँ दिखेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक स्पेशल गेम भी दिखेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक्स गेम के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे गेम्स जो बच्चे क्लास में खेलना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे गेम्स में आपको यहाँ बिंगो दिख रहा होगा, आपने बचपन से बिंगो खेला ही होगा। टिक टैक टो दिख रहा होगा, एसओएस दिख रहा होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे गेम्स है जो बच्चे क्लास में खेलना पसंद करते हैं। और ये सारे गेम्स मैंने क्यों बनाए? ताकि आपका पेन और पेपर वेस्ट ना हो। लाइक हम बचपन से पेन पेपर पे खेलते आ रहे हैं, तो पेन पेपर भी वेस्ट होता है। तो अगर आप क्लास में अपने फोन पे ये खेलोगे तो पेन पेपर भी वेस्ट नहीं होगा। और चूंकि मैं इसमें एनिमेशंस भी डाल सकता था तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेशंस भी डाले हैं ताकि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। मैंने एक स्नेक गेम भी डाला है, जो याद है आप बचपन में नोकिया वाले फोन में खेलते होगे। मुझे नहीं पता अभी आजकल के बच्चे ने वो नोकिया का फोन देखा होगा या नहीं, जो बटन वाले फोन्स थे जिसमें आप स्नेक गेम खेलते थे, याद है? उस स्नेक गेम में छोटे छोटे फूड आते थे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बड़ा भी फूड आता था जिसको खाने पे ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे। तो वो वाला गेम भी मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। फिर आप लोग सिंगल प्लेयर वाले सेक्शन में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये आप लोग अकेले गेम खेल सकते हो। कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि भैया सिंगल प्लेयर वाले गेम में ये टिक टैक टो क्यों है? लाइक ये तो डुअल प्लेयर गेम है, 2 लोग खेलते हैं। ये एसओएस भी 2 प्लेयर वाला गेम है, आपने सिंगल प्लेयर में इसको क्यों डाला है? यार तो देखो, जब आप टिक टैक टो ओपन करके खेलोगे तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, या तो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो या फिर आप अगेंस्ट एआई भी खेल सकते हो। इसीलिए ये गेम्स आपको सिंगल प्लेयर के अंदर भी दिखेंगे, और जब आप डुअल प्लेयर क्लिक करोगे तो ये गेम्स आपको डुअल प्लेयर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने माइंड ट्रेनिंग वाले गेम पे। देखो टोटल 9 ऐसे गेम्स है जो आपके माइंड को ट्रेन करने के काम आएंगे, तो आप लोग ये सारे गेम्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं पजल वाले सेक्शन पे। तो देखो इन पजल वाले सेक्शन को तुम हल्के में मत लेना,
जो भी सीएससी के बच्चे हैं ना, उनको 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिड सेम और एंड सेम दोनों में एक एक पजल पूछा जाता है, ठीक है। और ये मिशनरी एंड कैनिबल का पजल आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा। ये 10 नंबर का पजल आया हुआ है एग्जाम में। और ये क्रॉस रैबिट वाला पजल तो इसी साल आया था, ये 5 मार्क्स का आया था एंडसेम के एआई के एग्जाम में। और पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ये क्रॉसिंग रैबिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके तो गया था पेन पेपर पे, पर एग्जाम में मैं 15 मिनट के लिए फंस गया था। एक तो आप इमेजिन करो एग्जाम का इन्वायरमेंट, ऊपर से मुझे पजल सॉल्व करना है, और पजल में इंसान एक बार फंस गया तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने अपना 15 मिनट वेस्ट भी कर दिया था, और मुझसे ये पजल सॉल्व भी नहीं हो पाया था एग्जाम में। और मेरे साथ थोड़ा ऐसा है कि जो जो चीजें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम देती है ना, मैं उसका इलाज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये दोनों के दोनों पजल डिजाइन कर दिए हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक पजल सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ये क्रॉसिंग रैबिट का। देखो इस पजल के 4 वर्जन्स मैंने बनाए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड और एक्सपर्ट। और मेरे एग्जाम में ये मीडियम वाला सवाल आया था और इसमें ही मैं फंस गया था। मैं आपको पहले इस पजल के बारे में बता देता हूँ। देखो ये रैबिट्स हैं, ये या तो एक स्टेप आगे जा सकते हैं या फिर ये एक रैबिट के ऊपर से जंप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। आपको गेम में क्या करना है कि जो इधर साइड वाले 3 रैबिट है उनको इधर साइड ले जाना है, और जो इधर साइड वाले 3 रैबिट है उनको इधर साइड ले जाना है। और एक बार ये रैबिट आगे चला गया तो ये वापस पीछे नहीं आ सकता। सेम एक बार ये रैबिट इधर साइड आगे चला गया तो ये वापस पीछे नहीं आ सकता। तो ये पजल आया था मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम में, और मैं इसमें फंस गया था। और अभी आप देखना, जैसे मैं गेम खेलना स्टार्ट करूंगा, यहाँ टाइमर स्टार्ट होगा और मैं कितना जल्दी ये पजल सॉल्व कर दूंगा, पर एग्जाम में मैं फंस गया था। देखो आप लोग देख सकते हो, मुझे सिर्फ 6 सेकंड लगे अभी ये पजल सॉल्व करने में, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा का पूरा पजल मैंने डिजाइन किया है, तो मैंने पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़े। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मुझे ट्रिक पता है, तो मैंने इतना जल्दी सॉल्व कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन मैं अभी 6 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा हूँ, सोचो उस क्वेश्चन में मैं 15 मिनट फंस गया था एग्जाम में। तो जो भी सीएससी वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो बोल के मैंने पूरा का पूरा पजल ही डिजाइन कर दिया है। सारे बच्चे ये पजल खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये मिशनरी एंड द कैनिबल भी बहुत अच्छा पजल है, ये भी आपके एआई के पेपर में पूछा जाता है, और ये तो 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन, ओए वाले सेक्शन में। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितने भी बच्चे हैं एनआईटी अगरतला के, अगर वो टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये तीनों गेम्स तो खेल के ही रखने चाहिए, क्योंकि ये गेम्स एसेंचर में पूछे गए थे। देखो एसेंचर के ओए के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो इसमें 3 राउंड्स थे, ठीक है। जो आपका राउंड 1 था वो आपका कोर सब्जेक्ट वाला था, जो आपका राउंड 2 था वो था आपका गेमिंग राउंड, और जो आपका राउंड 3 था वो आपका कोडिंग राउंड था, ठीक है। और ये तीनों के तीनों राउंड आपके एलिमिनेशन राउंड थे। मतलब अगर आप इस कोर वाले सेक्शन में एलिमिनेट हो गए तो आप आगे नहीं जा सकते, आप इस गेमिंग वाले सेक्शन में एलिमिनेट हो गए तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो गेमिंग वाला सेक्शन था उसमें ये तीनों गेम्स आपसे खिलवाए गए थे, और बहुत सारे बच्चे इस गेमिंग राउंड में एलिमिनेट हो गए थे। आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा टेक के लिए प्रिपेयर करता है, वो पूरा डीएसए पढ़ता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, पूरा कोर सब्जेक्ट पढ़ता है, पर बच्चे ऐसे गेमिंग राउंड के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। और ऐसे गेमिंग राउंड का क्वेश्चन आपसे ऑनलाइन असेसमेंट में पूछ लिया जाए, और सोचो आप उस गेमिंग राउंड में एलिमिनेट हो जाओ, तो आपको कितना खराब लगेगा कि आपने पूरा डीएसए किया, डेवलपमेंट किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, और आप एट द एंड जाके गेमिंग राउंड में एलिमिनेट हो गए। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये तीनों गेम्स डिजाइन कर दिए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको हर गेम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये एप्पल लॉजिक वाले गेम में क्या था, आपको ऐसे मान लो 3 एप्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इस पे नॉर्मल मैथ्स के कैलकुलेशन दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10/2 ले लो, 20-17 ले लो, 7x4 ले लो, ठीक है। ऐसे 3 कैलकुलेशन तो आपको ये मन में कैलकुलेट करना है। एसेंचर के ओए में आपको कोई भी पेन पेपर नहीं दिया गया था, सारे कैलकुलेशंस आपको अपने मन में करने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 5, इसका आंसर क्या होगा 3, और इसका आंसर क्या होगा 28, है ना। तो आपको इस गेम में क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर्स में एप्पल को क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 28 होगा। तो जो ये 3 वाला एप्पल है इसको पहले आपको क्लिक करना है, फिर इस 5 वाले एप्पल को आपको क्लिक करना है, और फिर इस 28 वाले एप्पल को क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही एप्पल लॉजिक वाले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इस पे टाइमर भी लगा होता है। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का टाइम होगा आपको ये सॉल्व करने में, फिर अगला ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अगला ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये था इस एप्पल लॉजिक वाले में, ठीक है।
हिडन पाथ वाले में क्या था कि ऐसा एक ग्रिड बना हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और यहाँ आपका एंडिंग है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको ऐसे ग्रिड्स में डिवाइडेड था, ठीक है। और आपको पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करते हो, फिर वो आपको या तो सही या फिर गलत बताएगा। तो अगर सही हुआ तो ठीक है, फिर आप इधर क्लिक करते हो, सही हुआ तो ठीक है, फिर आप इधर क्लिक करते हो, सही हुआ तो ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ क्लिक करते हो और ये रास्ता नहीं था, तो ये गलत हो गया। तो फिर आपको वो इनिशियल स्टेट पे ले जाएगा और फिर आपको रास्ते याद रखने होंगे कि अच्छा मैं ऐसे आया था, ये गलत है, तो उसके बाद मैं ये ट्राई करूंगा या फिर ये ट्राई करूंगा, ऐसा, ठीक है। और ऐसे हिडन पाथ के 3 प्रॉब्लम थे, हर एक प्रॉब्लम में 5-5 मिनट का टाइम दिया हुआ था, ठीक है। फिर एक ये कनेक्ट फ्लो, बहुत सारे बच्चों ने ये गेम अपने बचपन में भी खेला होगा। क्या होता है कि ऐसे ग्रिड दिया होता है और यहाँ सोर्स होता है, यहाँ डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। ये मान लो पानी का सोर्स है और आपको पानी यहाँ पे पहुंचाना है, तो आपको बीच में ऐसे ऐसे फ्लो दिया होगा, आपको कनेक्ट करके यहाँ तक ले जाना होता है, ठीक है। ये पानी वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ गेम भी पानी वाला बनाया है, लेकिन वहां एसेंचर के ओए में पानी के जगह पे एरोप्लेन था, ठीक है। एरोप्लेन का रास्ता आपको डिसाइड करना था। तो एक ही बात है, लॉजिक वही है। तो आप लोग ये भी गेम खेल के ट्राई कर सकते हो। जो भी लोग टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये सारे गेम्स अच्छे से खेल के रखें। कोई भी टेक के प्लेसमेंट में आपको ऐसे गेम्स अचानक से देखने को मिल जाए तो आपका दिमाग थोड़ा डेवलप हो सकता है कोई अलग गेम है, यही गेम ना है, फिर भी आपका दिमाग थोड़ा डेवलप तो होगा ना कि अच्छा ऐसे गेम्स को कैसे टैकल करते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर टाइम में ये सब गेम सॉल्व करते हैं। अब चलो हम लोग चलते हैं अपने स्पेशल गेम पे। आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको एक स्पेशल गेम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस गेम की क्या खासियत है, इसके लिए आपको कोई भी माउस या फिर कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ये गेम आप अपने वेबकैम की हेल्प से खेल पाओगे। तो आई होप कि आप लोग मुझे देख पा रहे होगे। अभी मैं अपना हाथ ज्यादा इधर नहीं ला रहा हूँ क्योंकि अगर ये तरबूज कट गया तो गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गेम में आपको अपना फेस भी दिखाई देगा, आपको पूरा अपना हैंड मूवमेंट्स भी दिखाई देगा, ठीक है। और ये गेम खेलने के लिए आपको कोई भी कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं है। ये गेम आप अपने वेबकैम और अपने हैंड का यूज करके खेल सकते हो। जैसे आप उस स्पेशल गेम पे क्लिक करोगे आपको ये गेम ओपन होगा। पहले आपसे परमिशन मांगेगा कि आपका वेबकैम का एक्सेस लेना चाहता है और आप वेबकैम का एक्सेस दोगे तो ऐसे आपको अपना फेस थोड़ा सा ब्लर पीछे साइड दिखाई देगा। देखो गेम बहुत सिंपल है। ये जो 3-3 आपको उंगलियां दिख रही है इसमें आप ऐसा मान लो कि ब्लेड है या फिर कटर है, कुछ भी ऐसा मान लो जो कि फ्रूट काटने के काम आएगा। नीचे से ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आपको उड़ के आ रहे होंगे और आपको अपने हैंड मोशन से ऐसे उनको काटना है, ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि नीचे से बॉम्ब भी उड़ के आएगा, तो आपको बॉम्ब को नहीं काटना। अगर आप बॉम्ब को काटोगे तो आपकी लाइफलाइन कम हो जाएगी। यहाँ आप नोटिस कर सकते हो टोटल 5 लाइफलाइन आपको दिया गया है। तो अगर आपने किसी बॉम्ब को काट दिया तो आपकी 1 लाइफलाइन कम हो जाएगी। या फिर अगर मान लो नीचे से कोई फ्रूट उड़ के आया और आप उसको नहीं काट पाए और वो वापस नीचे गिर गया तो भी आपकी 1 लाइफलाइन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही सिंपल गेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे इस तरबूज को काट के, ठीक है। लेट्स गो। देखो नीचे से ऐसे फ्रूट्स उड़ के आएंगे, आपको अपने हाथ के मोशन से ऐसे इसको काटना है। तो ये जब आप गेम खेलोगे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। देखो जैसे अभी ये बॉम्ब आया, इसको मैं काट देता तो मेरी लाइफलाइन यहाँ कम हो जाती। मैं आपको जानबूझ के एक बॉम्ब भी काट के दिखाऊंगा, ठीक है। ये बॉम्ब काट देता हूँ, देखो यहाँ 1 लाइफलाइन कम हो गई। देखो और मान लो अगर किसी फ्रूट को मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे फ्रूट गिरेगा तो भी लाइफलाइन कम होगी। मैं जानबूझ के एक फ्रूट छोड़ दूंगा आपके लिए, जैसे ये छोड़ दिया, आपने देखा लाइफलाइन कम हुआ और मेरी पूरी लाइफलाइन चली गई। मतलब 5 बार या तो मैंने फ्रूट्स छोड़ दिए होंगे या फिर मैंने बॉम्ब वॉम्ब उड़ा दिया होगा, तो ऐसे लाइफलाइन चली गई। यहाँ आप लोग स्कोर देख सकते हो, बेस्ट स्कोर अभी इतना दिखा रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी गेम खेल के देखता हूँ मैं अपना बेस्ट स्कोर कितना बना पा रहा हूँ। या तो आप माउस से यहाँ प्ले बटन पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग माउस टच ही नहीं करेंगे, अपने हैंड मूवमेंट से ही पूरा का पूरा गेम स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। ये गेम खेलते खेलते थोड़ी थोड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आ रही है, नहीं? या फिर थोड़ा स्पाइडरमैन टाइप्स। तो आई होप कि इस गेम के बारे में आपको सब समझ आ गया होगा, आप लोग कैसे ये गेम खेल सकते हो। आप ये गेम खुद से ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा।
अगर आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन है तो उनको भी खिलाना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसे गेम्स उन्होंने ना खेले हो पहले कभी। ये गेम्स आप अपने लैपटॉप और फोन दोनों से खेल सकते हो, लेकिन लैपटॉप से खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये पूरा का पूरा सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म मैंने लैपटॉप के लिए ही बनाया है, क्योंकि बच्चे इन जनरल कॉलेज में लैपटॉप से ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये प्लेटफॉर्म फोन पे नहीं यूज कर सकते, फोन पे भी सारी चीजें चलेंगी, बस वो थोड़ा छोटा स्क्रीन दिखेगा या फिर कभी कभी एक बटन दूसरे पे ओवरलैप हुए दिखेंगे। पर ऐसा नहीं कि आप फोन पे नहीं यूज कर सकते, आप फोन में भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म लैपटॉप के यूज के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो बहुत देर हमने गेम खेल लिया, आप चलते हैं वापस प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा गेम्स वाला सेक्शन पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन अबाउट पे, ठीक है। तो ये अबाउट का सेक्शन क्या है, इसमें आपको प्लेटफॉर्म के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि अपना प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 2 मोटिव्स है, वो यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। और आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मैंने ये प्लेटफॉर्म कब बनाया और क्यों बनाया। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जो मेरा 3rd ईयर का समर ब्रेक अभी चल रहा है, तो जो जून का महीना था वो पूरा का पूरा 30 दिन मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बनाने में। और ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैंने अपना पूरा रूटीन शिफ्ट किया था। लाइक मैं रात को जग के प्लेटफॉर्म बनाता था और दिन में सोता था, क्योंकि यार मैं रात में थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो पाता हूँ। जेई टाइम में भी मैं रात को पढ़ता था। तो पूरे 30 दिन लगे मुझे ये प्लेटफॉर्म बनाने में। पूरा का पूरा जून महीना मैंने इस प्लेटफॉर्म को दिया है। फिर भी आपके मन में ये डाउट आ सकते हैं कि भैया अभी तक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च क्यों नहीं हुआ, आज 16 जुलाई चल रहा है, आपने ये पूरा प्लेटफॉर्म जून में ही बना लिया था, तो आपने लॉन्च क्यों नहीं किया। देखो यार, प्लेटफॉर्म बनाना आसान होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। मैं पिछले 15 दिन से इस प्लेटफॉर्म की हार्डकोर टेस्टिंग ही कर रहा हूँ कि कहीं कुछ बग तो नहीं है। जब मैं ये टेस्ट कर रहा था तो मुझे बहुत सारे बग्स मिले, मैंने उनको फिक्स किया। और ऑब्वियसली जैसे मैं आपको ये YouTube वीडियो बना के समझा रहा हूँ, तो ये सब चीजों में भी टाइम लगता है। वीडियो बनाने से ज्यादा एडिट करने में टाइम लगता है। तो ये सब चीजें मैं फिलहाल कर रहा हूँ। जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूंगा। और देखो, आप ये सोच सकते हो कि भैया वीडियो बनाना क्यों जरूरी है। देखो, जब तक मैं वीडियो बना के आपको एक एक चीजें नहीं समझाऊंगा तब तक आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब बच्चों को सारी चीजें समझा रहा हूँ कि आप ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हो। मेरा हमेशा ये मोटिव होता है ना कि जो भी चीज मैंने बनाया है उस चीज को मैं अच्छे से स्केल कर पाऊं। और अच्छे से स्केल करने के लिए ये वीडियो बना के हर एक चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जितना जरूरी ये प्लेटफॉर्म बनाना है उतना ही जरूरी इसको स्केल करना भी है ना। तो इसीलिए मैं इतना सारा मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये प्लेटफॉर्म अच्छे से स्केल कर पाऊं। तो जैसे ही ये सारा टेस्टिंग फेज हो गया, वीडियो बनाने का और उसको एडिट करने का, ये सारा काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही ये प्लेटफॉर्म में लाइव कर दूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे अब हम अपने सेकंड मोटिव की तरफ जा रहे हैं। ये फर्स्ट मोटिव अब अपना कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो भी आने वाले फ्रेशर्स होंगे या फिर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्पफुल है, ये सारी चीजें अभी तक की वीडियो में मैंने बता दी है। अब हम अपने सेकंड मोटिव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सीनियर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सीनियर से कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको लॉगिन की जरूरत होगी और लॉगिन करने से पहले आपको अपने आप को वेरीफाई करवाना होगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे इस पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे आपको 3 तरीके के लोग मिल जाएंगे जब आप लॉगिन करोगे। सबसे पहला एडमिन, जो कि मैं हूं, और आपको सीनियर्स मिल जाएंगे और जूनियर्स मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। अब देखो, सीनियर और जूनियर कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी NIT अगरतला या फिर IIIT अगरतला के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर जो एल्यूमिनाई है NIT अगरतला और IIIT अगरतला के, वो सारे लोग सीनियर्स के कैटेगरी में आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और जो भी 1st ईयर से लेके 3rd ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं NIT अगरतला या फिर IIIT अगरतला के, वो सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे एज अ जूनियर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि इस प्लेटफॉर्म पे सीनियर्स कौन होंगे और जूनियर्स कौन होंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे से जब भी मैं सीनियर टर्म का यूज कर रहा हूँ उसका मतलब यही है कि जो भी 4th ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो एल्यूमिनाई है। और जब भी मैं जूनियर बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं NIT अगरतला या फिर IIIT अगरतला के 1st ईयर से लेके 3rd ईयर तक के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं एडमिन बोलता हूँ, कहने का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इस प्लेटफॉर्म का एडमिन मैं हूँ। मतलब मैं जब भी एडमिन बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और देखिए, मैंने आपको बताया कि ये प्लेटफॉर्म 100% सिक्योर है। कोई भी आउटसाइडर इंसान इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपको नीचे ये भी देखने को मिलेगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे अलग होने वाला है। लाइक आपके पास क्वेरा अवेलेबल है, लिंक्डइन अवेलेबल है, फिर भी ये प्लेटफॉर्म क्वेरा और लिंक्डइन से कैसे अलग होने वाला है, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे जैसे मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा आपको खुद रियलाइज होगा कि कैसे ये प्लेटफॉर्म क्वेरा और लिंक्डइन से अलग है। और देखिए, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हो। इस फीडबैक या सजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना फीडबैक या फिर सजेशन जो भी आपको देने का मन हो वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में दे सकते हो। आपका फीडबैक और सजेशन ऑब्वियसली हमें इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। या फिर मान लो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को ये प्लेटफॉर्म स्लो काम करने लगा या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको दिक्कत दे रहा है,
तो आप लोग इस रिपोर्ट ऑफ बग वाले सेक्शन पे क्लिक करके हमें बता सकते हो। वही आप रिपोर्ट ऑफ बग पे क्लिक करोगे, आपके सामने गूगल फॉर्म अपीयर होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आप प्रॉब्लम वहां डिस्क्राइब कर सकते हो। एक और चीज, मान लो आपके पास कोई भी अच्छा नोट्स हो या फिर कोई भी अच्छा रिसोर्सेस आपके पास हो, तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, ताकि आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं उन तक आपका नोट्स और रिसोर्स अच्छे से पहुंच पाए। एक और चीज कि आप अपना यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्स के पेपर है वो भी शेयर कर सकते हो, ताकि मैं ड्राइव लिंक पे उसको अपडेट कर दूं, ताकि जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं उनको खोजना ना पड़े कि यार पिछले साल का पेपर नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा ना हो। तो आप लोग यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनका अच्छे से पीडीएफ बना के शेयर कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होगा। आप अपना नाम, एनरोलमेंट, ईमेल ये सब फिल करोगे। देखो यहाँ पे नीचे आपको एक ड्राइव लिंक शेयर करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप अपने नोट्स या फिर रिसोर्सेज को पहले अपने ड्राइव लिंक पे अपलोड करोगे और उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और चूंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, वो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको ये ना पता हो कि ड्राइव लिंक कैसे शेयर करते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। तो देखो यार, बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप अपना ड्राइव लिंक ओपन करोगे, नोट्स का पीडीएफ बनाया और उसको आपको शेयर करना है। तो कैसे कर सकते हो, आप ऐसे अपने डेस्कटॉप पे जाओगे जहां पे भी आपका पीडीएफ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये एसटीएल का नोट शेयर करना है, तो कुछ नहीं करना, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा कर सकते हो अपने ड्राइव लिंक पे। कुछ टाइम के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये एसटीएल के नोट्स आ चुके हैं और आप लोग यहाँ से उसका लिंक शेयर कर सकते हो। लेकिन ये नोट्स शेयर करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप ये पीडीएफ ओपन फॉर ऑल करो सबसे पहले। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे आप यहाँ आओगे तो आपको शेयर करने का ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है। इसको आपको चेंज करना है और यहाँ एनीवन विद द लिंक करना है। अगर आप लोग ये एनीवन विद द लिंक करके डन करते हो और उसके बाद जब आप ये पीडीएफ का लिंक कॉपी करके फिर यहाँ पे आके आप पेस्ट करोगे, तो जिस भी इंसान के पास ये लिंक होगा वो आपका ये पीडीएफ खोल के देख सकता है। इसका ये कहने का मतलब है। तो आपको समझ आ गया कि शेयर करने से पहले आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एनीवन विद द लिंक, ताकि कोई भी इंसान वो लिंक का यूज करके आपका ये पीडीएफ खोल के देख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नोट्स भी शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। ठीक है, और देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको भी पता है ये मेरा 4th ईयर है इस कॉलेज का। अब अगले साल मैं इस कॉलेज से चला जाऊंगा, तो सोचो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा किसी बच्चे से कि तुम पीवाईक्यू भेज दो, मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आने वाले जूनियर्स की हेल्प हो पाए। आपको खुद से ही, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है कि जितने भी आपके एग्जाम्स के पेपर है उसका अच्छा से फोटो खींच के उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के अपने ड्राइव पे अपलोड करके और फिर लिंक यहाँ शेयर कर दे, ताकि मैं उसको अपने ड्राइव लिंक के साथ अटैच कर पाऊं और इन फ्यूचर जो भी जूनियर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए। तो यही सारी चीजें थी इस अबाउट सेक्शन में। तो चलिए अब चलते हैं गेट वेरीफाइड वाले सेक्शन पे और आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने आप को वेरीफाई करवा के इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन कर सकते हो। देखो जैसे ही आप इस गेट वेरीफाइड वाले सेक्शन पे आओगे तो स्टार्टिंग में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जूनियर कौन होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। जो भी फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक के एनआईटी अगरतला या फिर IIIT अगरतला के स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर हैं, और जो भी 4th ईयर के बच्चे हैं या फिर एल्यूमिनाई हैं एनआईटी अगरतला या फिर IIIT अगरतला के, वो इस प्लेटफॉर्म पे एज अ सीनियर होंगे। अब चलिए मैं ये बताता हूँ कि अगर आप जूनियर हो, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक के स्टूडेंट हो, तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखो बहुत सिंपल वेरिफिकेशन का स्टेप है। यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों रखा है, ताकि जो एनआईटी अगरतला के बाहर वाले स्टूडेंट हैं उनके पास एनरोलमेंट नंबर होगा नहीं, वो अपने एनरोलमेंट से गूगल फॉर्म कभी भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एनआईटी अगरतला या फिर IIIT अगरतला के स्टूडेंट है तो उनका एनरोलमेंट नंबर उनके पास होगा। आप अपना एनरोलमेंट नंबर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा गूगल फॉर्म अपीयर होगा और आप इसको फिल करोगे तो आपका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये, आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो कि कॉलेज के रिकॉर्ड में हो, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, कौन से ईयर में हो, आपका डिपार्टमेंट क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब देना है। और आइए अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना जीमेल अकाउंट यूज करके एंटर कर सकते हो। तो जो भी जीमेल अकाउंट पे आपको एक्सेस चाहिए इस प्लेटफॉर्म का, वही सेम जीमेल आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, कहने का मतलब वही एक आपका पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट पे आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा और उसी पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट को यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन कर सकते हो। अगर आप कोई भी दूसरा जीमेल अकाउंट से ट्राई करते हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन करने का, तो आपको एक ऐसा पॉपअप शो होगा कि आप एनआईटी अगरतला के बच्चे नहीं हो, एडमिन ने अभी तक आपको अप्रूव नहीं किया है ऐसा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। नॉर्मल आपको ये फॉर्म फिल करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का। आपको वही जीमेल यहाँ पे फिल करना है जिस जीमेल पे आपको एक्सेस चाहिए और फिर उसी जीमेल का यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हो और जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, सबसे पहले जाके आप ये फॉर्म फिल करो और जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करोगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको एक मेल आएगा कि आपका एक पर्टिकुलर ये जीमेल अकाउंट को वेरीफाई कर लिया गया है और आप इस जीमेल अकाउंट का यूज करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, और जो भी अपकमिंग फ्रेशर्स हैं यार, आप लोग घबराओ नहीं। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आ जाओगे तो आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, वो यूज करके आप ये गूगल फॉर्म खोल सकते हो। पर चूंकि अभी आप लोग एनआईटी अगरतला का पार्ट नहीं हो, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा ट्राई करे कुछ भी ऐसा रैंडम डाल के एंटर करने का, तो यहाँ पे दिखेगा कि ये एनरोलमेंट नंबर बिलोंग नहीं करता है एनआईटी अगरतला
अगरतला के स्टूडेंट से। अब आ जाते हैं कि सीनियर का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, जो भी एल्यूमिनाई है एनआईटी अगरतला के, उनके लिए बहुत सिंपल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। उनको कोई भी गूगल फॉर्म ये सब फिल नहीं करना। वो सिंपल मेरे लिंक्डइन पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि यार मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने एनआईटी अगरतला के जूनियर से कनेक्ट कर पाऊं और उनको गाइड कर पाऊं। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ भी मैसेज करोगे मुझे लिंक्डइन पे और आप साथ ही साथ अपना ईमेल दोगे, तो मैं उस ईमेल को एज अ सीनियर वेरीफाई कर दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर आप उस ईमेल का यूज करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर एज अ सीनियर एंटर कर सकते हो और अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो। आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जो भी जूनियर सवाल पूछेंगे उनका आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, और मैंने लिंक्डइन ही क्यों चूज किया कि आप मुझे लिंक्डइन पे ही क्यों मैसेज करो, मैंने और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि लिंक्डइन सबसे आसान तरीका है ये वेरीफाई करने का कि आप सही में एनआईटी अगरतला या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला के एल्यूमिनाई हो या फिर नहीं हो। तो मेरे लिए भी वेरीफाई करना बहुत आसान होगा कि जो भी इंसान मुझे मैसेज कर रहा है कि आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एज अ सीनियर वेरीफाई कर दो, वो सही में एनआईटी अगरतला या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला का एल्यूमिनाई है भी या नहीं। ये वेरीफाई करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैंने ये लिंक्डइन वाला ऑप्शन यूज किया है। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग जाके मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करो, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि यार जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना गाइडेंस शेयर करूंगा या फिर अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो बच्चों तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं। आपका मन में ये डाउट हो सकता है। क्या गारंटी है कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे होंगे? तो देखिए, मैं आपका ये डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मेरे को बहुत सारे बच्चे इस एनआईटी अगरतला में जानते हैं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जूनियर्स के बीच। ठीक है, तो मैं कुछ भी अगर क्रिएट करता हूँ जो इतना इम्पैक्ट ला सकता है एनआईटी अगरतला में, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे वो यूज करेंगे। कहने का मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जूनियर्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने वाला है। मतलब आप जो भी गाइडेंस शेयर करते हो, जो भी आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वो बहुत सारे जूनियर्स तक जाने वाला है। ठीक है, और एक और चीज आपके मन में आ सकता है कि ये प्लेटफॉर्म फिर अलग कैसे हुआ। मैं लिंक्डइन पे भी तो ये सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ, मैं क्वेरा पे कर सकता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म अलग कैसे है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अलग कैसे है। देखो, लिंक्डइन पे आप लोग इन जनरल क्या शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, वहां आप काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं इंटर्न पे गए, वहां आप 2 महीना इंटर्न करके आए, तो लिंक्डइन पे आप ये शेयर करते हो कि ठीक है, मैंने इस कंपनी में 2 महीने का इंटर्न किया है, मुझे ये लोग ने गाइड किया, मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, ये आप शेयर करते हो लिंक्डइन पे। लेकिन वो पर्सनल टच आप लिंक्डइन पे नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने इंटर्न पीरियड में डे 1 पे उस कंपनी में गए थे, तो आपके अंदर जो फीलिंग आई थी, वो फीलिंग इन जनरल इंसान लिंक्डइन पे नहीं शेयर करता। जैसे फर्स्ट दिन ऐसा होता है ना कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ सबको कितना कुछ आ रहा है। ये सारी जो चीजें हैं जो आप पर्सनली फील करते हो ना, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, ताकि जो जूनियर्स हैं उनको आपकी रियल फीलिंग पता चल पाए कि आपने डे 1 पे कैसा फील किया था। मान लो आप कोई अच्छा बुक पढ़ते हो और उस बुक में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो आपको बहुत हिट करती है और उसके बाद आपका लाइफ चेंज होता है, तो वो सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। और जो भी आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास से सीखते हो, जो कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता, वो सब चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। या फिर इन जनरल जो भी गलतियां आपने की है और आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स वो सेम गलती रिपीट ना करे, तो आप ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि यार मैंने एक ये गलत डिसीजन लिया था, इसके कारण मुझे ये लॉस हुआ। तो आप ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, ताकि एक जूनियर को समझ आ पाए कि क्या चीजें उन्हें नहीं करनी और क्या चीजें उन्हें करनी है। एकदम वैसे ही जैसे मान लो आपके अपने घर में छोटे भाई बहन है, कैसे उनको हर एक चीज बताते हो, समझाते हो। अगर वो गलती करने वाले होते हैं, उससे पहले ही आप बताते हो कि देख मैंने ऐसा किया था, इसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो तू ऐसा मत करना। इन जनरल हम लोग लिंक्डइन पे सारी चीजें खुल के नहीं बता पाते, क्योंकि हमें ये भी होता है कि लिंक्डइन तो पूरा दुनिया यूज कर रही है। अगर मान लो मैंने कुछ भी गलत रिव्यू कर दिया, या फिर मान लो इस कंपनी में मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम आया और मैंने ये लिंक्डइन पे बता दिया, तो कंपनी मेरे पे एक्शन ले ले, या फिर कुछ भी ऐसा। ये सारे तमाम तरीके के फियर होते हैं आपके मन में, लेकिन ये प्लेटफॉर्म वैसा नहीं है। पहली बात तो ये प्लेटफॉर्म पब्लिकली ओपन ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनआईटी अगरतला के बच्चे या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला के बच्चे इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को आपका एक्सपीरियंस पता चलेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये प्लेटफॉर्म अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जूनियर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इससे मैं खुद 1 रुपए भी अर्न नहीं कर रहा। मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि इस प्लेटफॉर्म पे एक सेक्शन बना दूं एफिलिएट लिंक का, ठीक है, और इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के एफिलिएट लिंक्स अवेलेबल कर दूं। और चूंकि बहुत सारे बच्चे ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जाके वहां से चीजें खरीदेंगे भी, तो उससे मुझे अर्निंग होगा। मैं ये भी चीज कर सकता था, पर मैंने ये नहीं किया। क्यों? देखिए, मैं 1 भी रुपए पहली बात तो इस प्लेटफॉर्म से कमाना नहीं चाहता, और अगर मैं ऐसा करता तो कहीं ना कहीं इसमें जूनियर का थोड़ा नुकसान होता, क्योंकि जब भी आप ये प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, मतलब आप पढ़ाई करने के मोटिव से आए हो, है ना। और हम सभी को पता है पढ़ाई करने में लगभग 99% लोगों का मन नहीं ही लगता है। पढ़ाई करते वक्त एक छोटा सा नोटिफिकेशन अपनी ओर खींच लेता है। तो मान लो मैं एफिलिएट लिंक यहाँ पे डालता, अब मान लो कोई बच्चा पढ़ने आया है, उसको एक सेक्शन दिखता कि ओके यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की चीजें अवेलेबल है, उसके बाद वो फ्लिपकार्ट पे चला जाता, कुछ सामान बाई करने लगता, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता था। तो इसी कारण से मैंने ये सब नहीं किया। हालांकि इससे मेरी अर्निंग हो सकती थी,
और आप सोचो कोई बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने आया है और फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाए और फिर वहां उसका टाइम वेस्ट हो जाए, तो क्या मैं ऐसा कभी चाहूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए मैंने एफिलिएट लिंक ये सब भी ऐड नहीं किया। कहने का मतलब इस प्लेटफॉर्म का यूज मैं कभी भी कुछ सामान बेचने के लिए ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी सीनियर इस प्लेटफॉर्म पे होंगे वो कभी भी अपने फायदे के लिए अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज ना करे। मैं खुद यूट्यूबर हूं, पर आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि मान लो मैं कहीं घूमने गया, सपोज मैं मसूरी घूमने गया, मैंने वहां का ब्लॉग बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि सोचिए अगर मैं मसूरी घूमने गया हूं और वो चीज का ब्लॉग बना के मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो क्या किसी बच्चे का इससे भला होगा? क्या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी मैं ऐसी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूंगा जिससे यहाँ के बच्चों का भला ना हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सीनियर्स इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं वो प्लीज अपने मोटिव के लिए कोई भी चीज इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट ना करे, ना ही अपने मोटिव के लिए कोई भी चीज इस प्लेटफॉर्म पे सेल करे। सिर्फ आप एक ही मोटिव से इस प्लेटफॉर्म पे आइएगा कि जो भी आपके एनआईटी अगरतला या फिर ट्रिपल आईटी अगरतला के जूनियर्स हैं, आप उनको गाइड कर पाओ, आप उनके साथ कनेक्शन बना पाओ और आप उनको अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इस प्लेटफॉर्म पे 500 सीनियर्स हो, 50 सीनियर्स भी मिलकर ये प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो जो भी सीनियर्स मेरे इस मोटिव के साथ अलाइन हो वो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, वो अपना ईमेल शेयर करेंगे, मैं उस ईमेल को एज ए सीनियर वेरीफाई कर दूंगा और फिर आप उस ईमेल से इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें मुझे इस वेरीफाई वाले सेक्शन में बतानी थी। मैंने सब चीज बता दिया कि अगर कोई फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का बच्चा है वो अपने आप को कैसे वेरीफाई करवा सकता है, और मान लीजिए कोई एल्यूमिनाई है तो वो कैसे अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करवा सकते हैं। देखो यार, अब ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि आप लोग एनआईटी अगरतला में आ गए हो, आप लोगों ने ये गूगल फॉर्म ये सब फिल कर लिया, 1 वीक हो चुका है, आपका ईमेल अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि उस ईमेल अकाउंट से आप जब प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म कैसा देखने को मिलेगा और प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं 4 कैरेक्टर पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो मेरा खुद का नाम है, दूसरा मैंने अपना फ्रेंड का नेम यूज किया है, मान लो वो एज अ सीनियर प्लेटफॉर्म पे है, और ये दोनों कैरेक्टर एक जूनियर का है। ठीक है, मान लो अभी प्लेटफॉर्म पे 4 लोग हैं, एक पहला मैं जो कि एडमिन हूँ, अनुभव जो कि एक वेरीफाइड सीनियर है प्लेटफॉर्म पे, राहुल जो कि एक वेरीफाइड जूनियर है, और गौरव जो कि एक दूसरा वेरीफाइड जूनियर है। ठीक है, तो इन चारों कैरेक्टर से हम पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में समझेंगे कि ये प्लेटफॉर्म कैसे फंक्शन करेगा और कौन इंसान क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई रैंडम इंसान आके प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए ये कोई रैंडम ईमेल है, इससे कोई भी आदमी एंटर करने की कोशिश करता है तो एक पॉपअप दिखाई देगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आपका ये जो जीमेल अकाउंट है वो इस प्लेटफॉर्म के लिए वेरीफाइड नहीं है। देखो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ गया है ना, तो कोई भी दूसरा इंसान इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता। पर देखो, जैसे ही मैं इस ईमेल अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म पे एज अ जूनियर वेरीफाई कर दूंगा तो फिर इस ईमेल अकाउंट से ये बच्चा प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं इस ईमेल अकाउंट को वेरीफाई कर देता हूँ। मैं अपने एडमिन पैनल पे जाऊंगा और इस ईमेल अकाउंट को एज अ जूनियर अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ईमेल अप्रूव हो चुका है। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं वही सेम ईमेल अकाउंट यूज कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। मैंने बस आपको समझाने के लिए 2-3 रैंडम ईमेल ऐसे बना के रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब इस ईमेल अकाउंट से हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। आप प्रोफाइल पे भी जाके अपनी चीजें देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको सारी चीजें बताना स्टार्ट करूंगा एक सीनियर के प्रोफाइल से। तो हम लोग अनुभव के प्रोफाइल पे चलते हैं और मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो, जब आप सीनियर का प्रोफाइल ओपन करोगे ना, तो सीनियर के प्रोफाइल पे ये ब्लू टिक दिखेगा, तो ये पहचान है कि सामने वाला इंसान सीनियर है। जब आप मेरा प्रोफाइल खोलोगे तो आपको ग्रीन टिक दिखेगा, उसका मतलब ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का एडमिन हूं। सिर्फ आपको मेरे ही प्रोफाइल पे ऐसा ग्रीन टिक दिखेगा, बाकी जितने भी सीनियर्स होंगे उनके प्रोफाइल पे आपको ब्लू टिक देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, और जितने भी जूनियर्स होंगे उनके प्रोफाइल पे कोई भी टिक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहचान होगा कि कौन सा आदमी इस प्लेटफॉर्म पे जूनियर है, कौन सा आदमी सीनियर है और कौन सा आदमी एडमिन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को हर एक चीज एक सीनियर के प्रोफाइल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जब सीनियर्स क्लिक करेंगे तो उनको प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, वो इस पे क्लिक करेंगे तो उनका प्रोफाइल ओपन होगा। एडिट प्रोफाइल में जाके वो अपना सारा डिटेल्स फिल कर सकते हैं कि उनका एनरोलमेंट नंबर क्या था, वो कौन से ईयर में कॉलेज में थे, ये सब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो चाहे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़े तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद वो कौन कौन से क्लब में थे यहाँ वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अटैच कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया। अगर कोई सीनियर यूट्यूब रन करते हैं तो वो भी वो अटैच कर सकते हैं, उनका कोई वेबसाइट का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब सारे सीनियर्स अपने प्रोफाइल पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोग अपना कोडिंग प्रोफाइल्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें अटैच कर दोगे और अपना पूरा प्रोफाइल एडिट कर लोगे तो देखो प्रोफाइल देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिखेंगे, यहाँ पे आपका ब्रांच, कॉलेज ये सब दिखेगा, यहाँ पे आपका ईमेल शो होगा, यहाँ फोन नंबर शो होगा। फिलहाल ये मैंने ऐसे ही कुछ भी डाला है ताकि मेरा फोन नंबर और ईमेल वीडियो में ना रिवील हो। और यहाँ पे नीचे आपको अपना कोडिंग प्रोफाइल शो होगा। ठीक है,
यहाँ आप जिस भी क्लब में हो वो शो होगा, और अबाउट सेक्शन में आप जो भी मेंशन करते हो वो यहाँ पे शो होगा। तो ऐसा कुछ प्रोफाइल दिखेगा आपको सारे सीनियर्स का। सेम जूनियर्स में भी वही है, जब जूनियर्स अपने प्रोफाइल पे जाएंगे उनको भी ऐसे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, वो अपना प्रोफाइल जाके एडिट कर सकते हैं। सेम वही चीजें हैं, ठीक है। बस एक ये चीज है कि जिस ईमेल अकाउंट से आपको एक्सेस दिया जाता है ना, वो ईमेल अकाउंट आप एडिट नहीं कर सकते। आप यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, मतलब जिस ईमेल अकाउंट से आप एंटर करते हो प्लेटफॉर्म में, उस ईमेल अकाउंट को आप एडिट नहीं कर सकते। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि सीनियर्स और क्या क्या कर सकते हैं। ये वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि गाइडेंस हो गया, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो गया। तो सीनियर्स कोई भी कैटेगरी चूज करके फिर उसके बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी सीनियर का इंटर्न लगा और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो ये इंटर्न एक्सपीरियंस का कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर कुछ अच्छा सा पोस्ट का टाइटल देके और फिर अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि डे 1 पे क्या हुआ था, उनको कैसा फील हुआ, उनको क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम वहां अपने इंटर्न में फेस किया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अटैच फोटो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर कोई भी अगर रिसोर्स लिंक आप अटैच करना चाहते हो तो दो रिसोर्स लिंक अटैच करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से कुछ पोस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या पोस्ट कर सकता हूँ। मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि क्यों एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को टच टाइपिंग सीखना चाहिए। उसमें मैं ये सब भी बताऊंगा कि मैंने कहां से सीखा था और फिर उस टच टाइपिंग से मुझे क्या क्या फायदा हुआ। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट पहले से तैयार करके रखा है। कैटेगरी में क्या सेलेक्ट करूंगा, गाइडेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट का टाइटल मान लीजिए मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। और जो भी यहाँ कंटेंट लिखना था वो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, तो मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे अटैच फोटो का ऑप्शन है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फोटो भी अटैच कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने बताया है कि आप कहाँ से सीख सकते हो और मैंने कहाँ से सीखा था। इसका मैं लिंक भी अटैच करना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। पहला ये था, यहाँ से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो और जब आपके फिंगर्स को ए से लेके जेड तक सारी चीजें याद हो जाए फिर आप मंकी टाइप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों लिंक भी मैंने यहाँ अटैच कर दिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ एक इमेज भी डाल दिया। इमेज का मैक्सिमम साइज 5 MB तक हो सकता है और अब मैं इस पोस्ट को पब्लिकली शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो जो भी आप पोस्ट करोगे वो आपके प्रोफाइल में ऐसे नीचे शो होगा। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो कि जो भी आपने लिखा है वो कैसा दिख रहा है। अगर आपको मन है तो आप एडिट भी कर सकते हो और इन केस मान लो आपने गलती से कुछ पोस्ट कर दिया तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आपने जो इमेज लगाया है वो ऐसा दिखेगा और रिसोर्सेज के लिंक ऐसे दिखेंगे। जब कोई भी बच्चा इस पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लिंक पे, ठीक है। मैंने खुद अपना पूरा का पूरा टच टाइपिंग इन्हीं दोनों वेबसाइट से सीखा है। लाइक पहले मेरा 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड था और अभी फिलहाल मेरा 70 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग स्पीड है। और ये 25 से 70 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप 3-4 महीने में आराम से सीख जाओगे। बस आपको डेली टाइप करना है, डेली 15 से 20 मिनट टाइम निकाल के आपको इन वेबसाइट्स पे जाना है और टाइपिंग सीखनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैंने टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ईडी क्लब से किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 18 आवर्स टाइप किए हैं। जितने मिनट्स भी आप डेली टाइप करोगे वो सारे मिनट्स ऐसे ऐड होते रहते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 18 आवर्स इस वेबसाइट पे टाइप किए हैं और मैं जब ए से लेके जेड तक सारी चीजें अच्छे से सीख गया था, जब मेरी एक्यूरेसी ठीक ठाक हो गई थी, अब मुझे अपने स्पीड पे काम करना था, तो फिर मैं मंकी टाइप पे स्विच हुआ। और मंकी टाइप पे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है ताकि मेरी स्पीड इंक्रीज हो सके। आप यहाँ टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट 50 आवर्स मैंने मंकी टाइप पे स्पेंड किए हैं अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। अभी फिलहाल मैं 70 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर लेता हूँ। हाईएस्ट मैंने 112 वर्ड पर मिनट भी टाइप किया है। जो भी जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, ये सब चीजें बहुत आसान है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली 4 महीने के लिए देते हो, आप बहुत अच्छे स्पीड पे टाइप करना स्टार्ट कर दोगे और वो फिर आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए हो जाता है। बाकी आप लोग ये पोस्ट अच्छे से पढ़ना ताकि आपको समझ आ पाए कि क्यों आपके लिए टच टाइपिंग करना जरूरी है। तो चलिए अब एक जूनियर के प्रोफाइल पे चल के देखते हैं कि जैसे मैंने ये पोस्ट किया वो जूनियर्स के प्रोफाइल पे कहाँ विजिबल होगा, ठीक है। तो हम राहुल के प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये एक जूनियर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी टिक नहीं लगा है, इसका मतलब ये एक जूनियर है। तो जो भी वेरीफाइड जूनियर्स होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जब वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद वो जब अपने होम पेज पे जाएंगे तो उनको जो भी सीनियर्स ने पोस्ट किया है वो दिखेगा, जो भी रिसेंट पोस्ट है वो यहाँ दिखेंगे। अगर आप व्यू मोड पे क्लिक करते हो तो जितने भी सीनियर्स ने आपके लिए पोस्ट किया है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको कैटेगरीज भी दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सिर्फ इंटर्न एक्सपीरियंस पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, जितने भी इंटर्न एक्सपीरियंस है आपको दिख जाएंगे। फिलहाल कोई भी इंटर्न एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये खाली दिख रहा होगा। मैंने ये वाली चीजें गाइडेंस वाले सेक्शन में पोस्ट की थी, तो जब आप इस गाइडेंस पे क्लिक करोगे तो आपको
जो मैंने अभी पोस्ट किया है वो दिखेगा। और सेम वही है जैसा लिंक्डइन पे होता है, आप इसको रीड कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जितने भी जूनियर्स इस पोस्ट को रीड करेंगे यहाँ पे व्यू काउंट उतना शो होगा, ठीक है। जो आपका नॉर्मल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है वही फीचर्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जूनियर हो और आपने किसी भी सीनियर का पोस्ट रीड किया और आपको वो पोस्ट बहुत अच्छा लगा, आपको ये देखना है कि अरे ये भैया या फिर ये दीदी ने और कौन कौन से पोस्ट किए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उनके प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे और उनके प्रोफाइल पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो उन्होंने जितने भी पोस्ट किए होंगे वो सारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और देखिए अगर कोई सीनियर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगते हैं, उनका कंटेंट पोस्ट किया हुआ आपके बहुत काम आता है, तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप उनको उनके हेल्पफुलनेस के लिए यहाँ रेट भी कर सकते हो, ठीक है। जो आप यहाँ रेट करोगे वो इनके प्रोफाइल पे ऐसे शो होगा कि कितने जूनियर्स ने इनको रेट किया है और फिलहाल कितना स्टार इनको रेटिंग मिला है फॉर देयर हेल्पफुलनेस, ठीक है। एक और चीज आप ये भी जाके देख सकते हो कि इन भैया या फिर दीदी को किन किन लोगों ने फॉलो किया है। यहाँ से आप फिर दूसरे सीनियर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ये दूसरा सीनियर अनुभव, इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो आप अनुभव के प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कैसे कैसे पोस्ट किए हैं वो आपको ऐसे नीचे दिख जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जैसे कोई भी जूनियर अगर अपने होम पेज पे जाएगा तो उसको स्टार्टिंग में तो यहाँ फीड दिखेगा जो भी सीनियर ने पोस्ट किया होगा। अगर वो नीचे स्क्रॉल करता है तो उसको कनेक्ट विथ योर पास आउट सीनियर का ऑप्शन दिखेगा और ये फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यही फीचर से आप सारे सीनियर से कांटेक्ट कर पाओगे, देख पाओगे कि कौन से सीनियर कौन से डिपार्टमेंट के हैं, वो कब पास आउट हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीनियर पास आउट हो गए हैं आप उनका नाम नहीं जानते तो आप उनका नाम नहीं सर्च कर पाओगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो आपको देखना है सीएससी के कितने सीनियर्स हैं, आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी सीएससी के सीनियर्स इस प्लेटफॉर्म पे होंगे सब आपको यहाँ पे एक लाइन से दिख जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि डीसीसी में कौन से सीनियर थे, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी सीनियर्स डीसीसी के होंगे वो यहाँ दिख जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ ईसेल पे क्लिक करोगे तो आपको मैं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं ईसेल का हूँ और यहाँ पे मैंने अपने क्लब में ईसेल मेंशन किया है तो यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ। अगर मान लो आपने ईसी और ईसेल सेलेक्ट किया, कहने का मतलब जो सीनियर ईसी का होगा और वो ईसेल में भी होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आप बैच वाइज भी सीनियर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 23-27 बैच का हूँ तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे मेरा प्रोफाइल शो होगा, ठीक है। और अगर आपको स्टेट वाइज सीनियर सर्च करने का मन है तो आप स्टेट वाइज भी सीनियर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा बिहार पे क्लिक करता है तो उसको मैं भी दिखूंगा क्योंकि मैं बिहार का हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि आप कैसे अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो जो भी जूनियर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर को सर्च कर सकते हैं। जब वो यहाँ कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स के ऑप्शन आएंगे, मतलब जो भी 4th ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो कॉलेज के पास आउट सीनियर्स हैं उनके, आपके बैचमेट्स आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि कोई भी जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकता। देखो इस प्लेटफॉर्म पे जो सीनियर्स हैं वो किसी का भी प्रोफाइल देख सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सीनियर हो या फिर जूनियर हो, लेकिन जो जूनियर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर्स का प्रोफाइल देख सकता है, वो कभी भी जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकता। मतलब अगर आप एक जूनियर हो तो आप दूसरे जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकते इस प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ कि जब एक जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल देखने की कोशिश करेगा तो क्या शो होगा, और फिर मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों एक जूनियर दूसरे जूनियर की प्रोफाइल नहीं देख सकता इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ कुछ चीजें सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल राहुल के बारे में मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल राहुल एनआईटी अगरतला से है, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, और फॉर एग्जांपल ये गोवा से है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं कुछ कुछ सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दूसरे स्टूडेंट गौरव के भी प्रोफाइल पे जाके कुछ कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि गौरव IIIT अगरतला से है और IIIT अगरतला में एक ही ब्रांच अवेलेबल है सीएससी, तो मैं वही सेट कर देता हूँ। और मान लो वो हरियाणा से है, ठीक है, और मैं ये सब इन्फॉर्मेशन सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ नाम तो गौरव सेव ही नहीं किया, मैं गौरव नाम सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। गौरव है वो हरियाणा से है, वो सीएससी का है, वो IIIT का है, ठीक है। अगर गौरव चाहे तो किसी सीनियर को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अनुभव सर्च करता हूँ तो देखो आप अनुभव आ गया, इस पर क्लिक करके गौरव अनुभव का प्रोफाइल एक्सेस कर सकता है, इसको फॉलो भी कर सकता है, ठीक है। और लेट्स से कि गौरव ने मेरे को भी फॉलो किया है, ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल गौरव खोल सकता है क्योंकि मैं एज अ सीनियर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और फॉर एग्जाम्पल ये केस देखते हैं कि गौरव मेरे फॉलोअर्स में क्या है, ठीक है, तो उसको राहुल यहाँ फॉलोअर्स दिखेगा, पर जब वो राहुल का अकाउंट खोलने की कोशिश करेगा तो यहाँ देखिए एक्सेस डिनाइड का मैसेज आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप एक जूनियर हो और आप दूसरे जूनियर का प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और भी दूसरे तरीके से देखने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए गौरव अपने होम पेज पे गया, ठीक है, और राहुल कौन से स्टेट से था, गोवा से था आई थिंक, है ना।
ठीक है। तो राहुल गोवा से है, गौरव अपने होम पेज पे गया और जब वो यहाँ गोवा पे फिल्टर लगाएगा तो उसको राहुल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक जूनियर को सिर्फ और सिर्फ उसके सीनियर्स ही दिखेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए अनुभव के अकाउंट से, ये सीनियर का अकाउंट है, इस अकाउंट से अगर मैं गोवा पे जाके क्लिक करता हूँ तो मुझे राहुल का ऑप्शन दिखेगा और मैं इस बच्चे के प्रोफाइल पे जा भी सकता हूँ, मैं इस बच्चे का प्रोफाइल देख भी सकता हूँ। लेकिन जब कोई जूनियर यहाँ पे ऐसे सर्च करेगा तो एक जूनियर का प्रोफाइल कभी भी शो नहीं होगा, ठीक है। किसी के मन में ये भी आ सकता है कि भैया मैं ऐसा करूंगा, मैं राहुल से उसका ये प्रोफाइल लिंक ही मांग लूंगा और अपने सिस्टम पे उसका डायरेक्ट प्रोफाइल लिंक ही कॉपी करके ओपन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे जूनियर का प्रोफाइल अपने सिस्टम पे खोलने की कोशिश करते हो तो वो खुलेगा ही नहीं। आपके सिस्टम पे आपके ईमेल से सिर्फ आपका ही प्रोफाइल खुलेगा, या फिर आप किसी सीनियर का प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो, किसी भी जूनियर का प्रोफाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और भी कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल राहुल ने ये वाला पूरा पोस्ट पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा ये पोस्ट, ठीक है। उसने जाके कुछ कमेंट किया, फॉर एग्जांपल कुछ भी एबीसी कमेंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे रेफरेंस के लिए। यहाँ पे राहुल ने कुछ कमेंट कर दिया, ठीक है। गौरव को ऑब्वियसली ये कमेंट तो विजिबल होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ गौरव के अकाउंट से और मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए जैसे गौरव नीचे स्क्रॉल करेगा उसको राहुल का कमेंट विजिबल होगा। जब वो इस पे क्लिक करेगा तो उसको यही मैसेज शो होगा कि चूंकि आप जूनियर हो आप दूसरे जूनियर का प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि जब अनुभव जो कि एक सीनियर है इस प्लेटफॉर्म पे, वो जाके इस पोस्ट को देखेगा तो उसको यहाँ राहुल का कमेंट भी दिखेगा और अगर अनुभव चाहे तो राहुल का अकाउंट भी खोल के देख सकता है, उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल यहाँ खुल जाएगा। चूंकि अनुभव एक सीनियर है इस प्लेटफॉर्म पे तो वो सीनियर और जूनियर दोनों का प्रोफाइल खोल के देख सकता है। लेकिन चूंकि गौरव एक जूनियर है इस प्लेटफॉर्म पे तो वो दूसरे जूनियर का प्रोफाइल खोल के नहीं देख सकता। तो आपको समझ आ गया, कोई भी तरीके से अगर आप एक जूनियर हो तो आप दूसरे जूनियर का प्रोफाइल इस प्लेटफॉर्म पे खोल के नहीं देख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर का प्रोफाइल देख सकते हो, उनसे कॉन्टेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ। बहुत लोगों के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके पीछे 2-3 कारण है। मैं पहले छोटा छोटा कारण आपको बता देता हूँ। कुछ जूनियर का तो ऐसा भी होता है कि भैया मेरा डेटा मेरे बैचमेट्स के साथ आप शेयर मत करो, मतलब उनको ऐसा होता है कि अगर किसी सीनियर के पास उनका डेटा हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब भी कंसर्न है, लेकिन ये बहुत छोटा कंसर्न है। मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एक जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकता, वो दूसरे जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकता। देखिए आपको भी पता है जब आप किसी भी प्रोफाइल पे जाते हो तो वहां एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो नीचे आप लोगों को बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर लिंक शो करने का ऑप्शन आता है। आप अपना कोडिंग प्रोफाइल का लिंक अटैच कर सकते हो या फिर सोशल मीडिया हैंडल का लिंक अटैच कर सकते हो। तो ये वाला फीचर मैंने जूनियर को दिया है ये सोच के कि ठीक है वो अपना सोशल मीडिया का हैंडल अटैच करेगा, उसके प्रोफाइल पे शो होगा और कोडिंग के लिंक्स भी यहाँ पे शो होंगे। पर देखिए इसका एक डीमेरिट ये भी हो सकता है कि किसी जूनियर के मन में ऐसा बदमाशी करने की इच्छा जाग जाए और वो मान लीजिए अपने प्रोफाइल पे पोर्नोग्राफी कंटेंट का लिंक ऐड कर देता है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा लिंक जो कि इलीगल है इंडिया में वो ऐड कर देता है। तो सोचिए फिर क्या होगा। आपको भी पता है ऐसी चीजें आग की तरह फैलती हैं। तो इमेजिन करिए कि जब एक जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल देख सकता होगा और ऐसा किसी जूनियर ने किया तो वो कितना रैपिडली पूरे एनआईटी अगरतला में फैलेगा। और ऑब्वियसली मैं 24/7 तो इस प्लेटफॉर्म को मॉनिटर नहीं कर सकता ना कि किस बच्चे ने क्या ऐड किया, क्या एडिट किया। और सोचिए अगर एक केस भी ऐसा आ जाता है कि किसी ने पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिंक्स अटैच कर दिए या फिर कोई भी ऐसे लिंक जो इलीगल है इंडिया में और वो पूरे एनआईटी में सर्कुलेट हो गया, तो इस प्लेटफॉर्म का कितना नाम बदनाम होगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई भी चीजें हो, इसीलिए मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि कोई भी जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकता। अब देखिए जब एक जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल नहीं देख सकता तो कोई बच्चा ये करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि वो ये करके क्या करेगा। जब चीजें फैल ही नहीं पाएंगी तो कोई भी बच्चा अपने प्रोफाइल पे ऐसे इलीगल कंटेंट के लिंक नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक जूनियर दूसरे जूनियर का प्रोफाइल देख सकता है तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि किसी एक बच्चे के भी मन में बदमाशी करने की इच्छा जागी तो इससे ये पूरे प्लेटफॉर्म का नाम खराब हो सकता था। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है। और आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या कोई सीनियर ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली यार जो पास आउट सीनियर है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब करे, और वो बहुत मैच्योर होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड सीनियर्स ही होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो सीनियर्स की तरफ से ये वाली चीजें होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत नंबर ऑफ जूनियर्स होंगे और ऑब्वियसली सारे जूनियर्स एक टाइप के नहीं होते, कुछ बहुत बदमाश भी होते हैं, तो उनके साइड से ये वाली चीजें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया। देखिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जूनियर हो तो आप दो ही चीजें कर सकते हो। एक, आप अपने सारे सीनियर्स का प्रोफाइल देख सकते हो। उनका प्रोफाइल देखने से आपको क्या फायदा होगा, आपको तो पहले ये पता चलेगा कि ठीक है ये सीनियर्स है, ये यहाँ पे काम करते हैं। फिर आप उनका लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि जब आप अपने सीनियर्स को देखते हो तभी आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये भी किया जा सकता था, ये भैया या फिर ये दीदी ने ये किया है।
तो एक तो ये आप कर सकते हो कि आप किसी भी सीनियर का प्रोफाइल खोल के देख सकते हो, वहां पे उनके कॉन्टेक्ट्स होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप उनके कोडिंग प्रोफाइल्स खोल के देख सकते हो। तो ये तो पहली चीज हो गई जो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, मान लो कि आप जूनियर हो और अगर आपके मन में कुछ डाउट है जो कि आपको लगता है कि आपको किसी बहुत अच्छे सीनियर से पूछना चाहिए, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जूनियर हो और आपको किसी भी सीनियर से डाउट पूछने का मन हो तो आप कैसे पूछ सकते हो। देखो, जैसे आप अपने प्रोफाइल के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आप कुछ भी सीनियर से डाउट पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप नए नए जूनियर हो और आपको नहीं पता कि डीएसए कहाँ से पढ़ना है, तो आपने पूछा हाउ टू लर्न डीएसए, ठीक है। आपने ये सवाल पूछा और आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ क्या क्या शो होगा ये मैं बता देता हूँ। टोटल आपने कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये शो होगा। अगर अभी तक किसी भी सीनियर ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ये स्टिल अनआंसर्ड में आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई सीनियर आपके क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो इस आंसर रिसीव्ड वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज कि जब तक किसी सीनियर ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तब तक आप ये क्वेश्चन को एडिट भी कर सकते हो। मान लो आपने कुछ गलत ही टाइप कर दिया तो आप यहाँ एडिट कर सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई सीनियर आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा उसके बाद आपका एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन चला जाएगा। और ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने पूछा कि डीएसए कहाँ से पढ़े और किसी सीनियर ने एकदम अच्छे से रिप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर किसी बच्चे के मन में ऐसा बदमाशी करने का मन हुआ कि एक काम करता हूँ, अब क्वेश्चन एडिट कर देता हूँ ताकि सीनियर ने जो आंसर दिया है उसका एसेंस ही बदल जाए। मतलब ऐसा बदमाशी करने का जूनियर के मन में ख्याल आ सकता है। तो इस कारण से मैंने ये फीचर डेवलप किया है कि एक बार किसी सीनियर ने आपके सवाल का जवाब दे दिया तो उसके बाद आप ना ही वो सवाल एडिट कर सकते हो ना ही डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए सीनियर्स के प्रोफाइल पे चल के देखते हैं कि उनको कहाँ पे ये शो होगा कि इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक तो अगर वो अपने प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले ही उनको ये दिखेगा कि प्लेटफॉर्म पे कितने क्वेश्चन अनआंसर्ड है, और इसका भी डेटा होगा कि उन्होंने कितने आंसर किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जूनियर्स के, ठीक है। या फिर वो अगर वो होम पेज अपना खोलेंगे, यहाँ पे भी उनको दिखेगा कितने क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे अनआंसर्ड है, कितने आंसर है और कितने उन्होंने आंसर किए हैं, ठीक है। मान लो अनुभव ने ओपन किया तो यहाँ पे जितने भी जूनियर्स के डाउट होंगे वो सारे दिख जाएंगे। अभी मैंने राहुल के अकाउंट से एक डाउट पूछा था तो आपको यहाँ एक डाउट दिख रहा होगा। राहुल ने पूछा कि भैया डीएसए कहाँ से करें। फॉर एग्जांपल, अनुभव ने ऐसा आंसर किया कि तुम साइबर के A to Z सीट से कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग वहीं से करते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं जल्दी से अनुभव के साइड से आंसर लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अनुभव के साइड से आंसर लिख दिया कि स्टिक टू साइबर A to Z सीट। अब फॉर एग्जाम्पल कि अनुभव को वो सीट का लिंक देने का भी मन हुआ तो वो यहाँ रिसोर्स का लिंक भी अटैच कर सकता है और फिर वो पोस्ट कर देगा रिप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही वो ये रिप्लाई पोस्ट करता है तो यहाँ अनआंसर्ड से क्वेश्चन आंसर्ड में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अपना जूनियर प्रोफाइल खोल के रिफ्रेश करता है तो देखो स्टिल अनआंसर्ड से आंसर्ड रिसीव्ड में उसका क्वेश्चन चला गया। और जैसे ही वो इसको ओपन करके देखेगा तो जिस भी सीनियर ने उसका रिप्लाई किया है उस सीनियर का नाम दिखेगा और उसने जो भी रिसोर्सेज बताए हैं वो दिखेगा। वो ये भी चेकआउट कर सकता है कि किस सीनियर ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया है, या फिर वो इस रिसोर्स वाले लिंक पे भी क्लिक करके देख सकता है कि उसको कहाँ से डीएसए करना चाहिए, ठीक है। और अब आप देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा कि एक जूनियर सीनियर के आंसर करने के बाद क्वेश्चन डिलीट या फिर एडिट कर सकता है, ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। और देखिए जैसे ही किसी सीनियर ने किसी भी जूनियर का आंसर किया तो अब वो चीज पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। पहले वो चीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। कहने का मतलब अगर जूनियर ने डाउट पूछा है तो वो पहले सिर्फ सीनियर्स को दिखेंगे। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी जूनियर के मन में बदमाशी करने का मन हो और मान लीजिए वो डाउट पूछने की जगह कुछ स्लैंग वर्ड्स का यूज कर दे या फिर कुछ भी ऐसा जो इररिलेवेंट हो। अगर वो चीजें पब्लिकली अवेलेबल हो गई तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म का बदनामी होगा कि यहाँ पे इस इंसान ने ऐसा स्लैंग वर्ड यूज कर दिया है या फिर कुछ भी ऐसा जो कि इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से इररिलेवेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई जूनियर डाउट पूछता है तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स को दिखाई देगा। मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए इस बार गौरव का डाउट है। गौरव अपने प्रोफाइल पे गया, आज से क्वेश्चन पे गया और उसने कुछ भी ऐसे रैंडमली लिख दिया या फिर मान लीजिए उसने स्लैंग वर्ड यूज करके पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब जब देखिए सीनियर अपने प्रोफाइल पे आएगा और वो अनआंसर्ड क्वेश्चन में देखेगा तो मान लीजिए कुछ भी इररिलेवेंट चीज है या फिर कुछ भी ऐसा स्लैंग वर्ड है तो वो ये क्वेश्चन को परमानेंटली प्लेटफॉर्म से डिलीट कर सकता है, ठीक है। और चूंकि ये चीजें पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी तो इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा बदनामी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ गौरव को पर्सनली
ईमेल जाएगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे क्या किया है। अगली बार से आप ऐसा करोगे तो आप इस प्लेटफॉर्म से परमानेंटली रिमूव कर दिए जाओगे। एक वार्निंग मेल ऐसा गौरव को जाएगा, और मान लीजिए गौरव फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो वो इस प्लेटफॉर्म से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अगर किसी सीनियर ने इसका रिप्लाई कर दिया तो ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। और मान लीजिए किसी सीनियर को ऐसा फील हुआ कि ये क्या पूछ दिया बच्चे ने, तो वो ये क्वेश्चन डिलीट भी कर सकता है। ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब गौरव भी अपने प्रोफाइल पे जाके रिफ्रेश करेगा तो उसके ही क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन प्लेटफॉर्म से डिलीट हो गए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ऐसा मैंने क्यों फीचर ऐड किया है, क्योंकि कोई बच्चे के मन में ऑब्वियसली बदमाशी करने का मन हो सकता है और उससे इस प्लेटफॉर्म का इमेज खराब हो सकता है। तो ऐसा ना हो बोल के मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले सीनियर्स देख पाएंगे, और सारे सीनियर्स के पास ये राइट है कि वो आपका क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इररिलेवेंट हुआ इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो ठीक है, और अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो फिर वो सीनियर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे और उसके बाद चीजें पब्लिकली अवेलेबल होंगी। जैसे आपको याद होगा राहुल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था और उसका अनुभव ने आंसर भी किया था। अब फॉर एग्जाम्पल गौरव ये देखना चाहता है कि कितने बच्चे ने इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई किस सीनियर ने दिया है और किस सीनियर ने उसका क्या रिप्लाई दिया है। तो वो अपने इस होम सेक्शन पे आएगा और वो सबसे नीचे स्क्रॉल करेगा तो देखिए यहाँ कम्युनिटी Q&A दिख रहा होगा आपको। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था और किस सीनियर ने उसका क्या रिप्लाई दिया है। आपको ये चीज नहीं दिखेगा कि किस जूनियर ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली जूनियर की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करना चाहते कि किस जूनियर ने क्या सवाल पूछा है। ठीक है, सिर्फ सवाल आपको दिखेंगे और किस सीनियर ने उसका क्या रिप्लाई किया है ये दिखेगा। आपको जूनियर की आइडेंटिटी नहीं दिखेगी कि किस जूनियर ने ये सवाल पूछा था। प्लेटफॉर्म पे भी यही हो सकता है कि कोई बच्चा डाउट ही ना पूछे, ये जान के कि अगर मैं डाउट पूछा और किसी सीनियर ने रिप्लाई कर दिया तो वो तो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, पूरे NIT को पता चल जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा ना हो बोल के जिस इंसान ने डाउट पूछा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसका क्वेश्चन और किस सीनियर ने क्या आंसर किया है ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में पूछ सकते हो या फिर इंग्लिश में पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब और कोई लैंग्वेज नहीं, क्योंकि इन जनरल सीनियर्स को हिंदी और इंग्लिश ही आती है ना। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रेस्पेक्टफुल होना है। ऐसा नहीं कि आपने ये बोल दिया कि ब्रो ये बताना जरा, आपको थोड़े रेस्पेक्टफुल मैनर में पूछना है कि देखिए सीनियर्स मुझे ये डाउट आ रहा है तो आप बताइए कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। और आप अपने डाउट को जितने अच्छे से इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखोगे उतने अच्छे से सीनियर्स आपके डाउट का आंसर कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इन चारों का चारों कैरेक्टर का यूज करके मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में चीजें समझा दी। मैंने आपको ये समझा दिया कि एक वेरीफाइड सीनियर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कर सकता है, एक वेरीफाइड जूनियर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कर सकता है। एक्चुअली मैं कुछ आपको एडमिन वाली चीजें भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बच्चे ऐसा प्रोजेक्ट बनाए तो उनके पास ये आइडिया हो कि एडमिन में वो और एडिशनल क्या क्या फीचर डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एडमिन के पास वो सारे पावर्स है जो एक सीनियर के पास है, क्योंकि ऑब्वियसली एडमिन भी एक सीनियर है, लेकिन एडमिन के पास कुछ एडिशनल और भी पावर्स होने चाहिए, है ना। तो चलिए अब मैं आपको एडमिन वाली चीजें दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक सीनियर का प्रोफाइल दिखाता हूँ। देखो जब वो अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आता है, एक प्रोफाइल का, एक लॉग आउट का, एक सेव्ड का। सेव्ड वाला फीचर आपको पता ही है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट रीड किया और आपको अगर वो पोस्ट अच्छा लगा तो आप यहाँ जाके सेव भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी पोस्ट सेव करते हो तो वो यहाँ पे आपके प्रोफाइल में दिखेगा। जब आप इस सेव्ड वाले सेक्शन पे जाओगे तो दिखेगा कि अच्छा आपने ये सेव किया था। ठीक है, कहने का मतलब जब सीनियर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसको ये 3 चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जब एक एडमिन अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसको ये 4 चीजें दिखाई देंगी। ये 3 चीजें तो सेम ही है, एडिशनल एक चीज है एडमिन पैनल। अब ये क्या है, यहीं से एडमिन सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एडमिन ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से ईमेल को एज ए जूनियर वेरीफाई करना है, कौन से ईमेल को एज ए सीनियर वेरीफाई करना है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, फिर आप देख सकते हो ये बल्क अपलोड का ऑप्शन है। ये क्या है, मान लीजिए जैसे अभी आप लोग गूगल फॉर्म फिल करोगे तो मान लीजिए 50 स्टूडेंट को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे ऐड करना है, तो एक एक करके 50 ईमेल टाइप करना फिर अप्रूव करना, ये बहुत मैनुअल वर्क है। इससे अच्छा 50 ईमेल एक बार ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एज ए जूनियर या फिर एज ए सीनियर मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो एज ए सीनियर तो बल्क अपलोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एज ए जूनियर बल्क अपलोड का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये बल्क अपलोड वाला फीचर डाला है। और देखिए इस व्यू ऑल वाले सेक्शन पे सारी चीजें दिखाई देंगी कि कौन इस प्लेटफॉर्म पे एज ए जूनियर अप्रूव्ड है, कौन इस प्लेटफॉर्म पे एज ए सीनियर अप्रूव्ड है। ठीक है, ये आप लोग देख भी सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए 2 ईमेल्स का यूज किया है, नीता junior@testcase2@gmail.com। इससे गौरव फिलहाल लॉगिन है इस प्लेटफॉर्म में।
और नीता जूनियर @gmail.com, इससे फिलहाल राहुल लॉगिन है इस प्लेटफॉर्म में। और ये भी एक रैंडम ईमेल है, इससे अनुभव फिलहाल एज ए सीनियर लॉगिन है इस प्लेटफॉर्म में। जो मैंने 3 कैरेक्टर का यूज करके ये प्लेटफॉर्म पूरा समझाया, ये रैंडम ईमेल्स बनाए थे मैंने ये पूरे प्लेटफॉर्म को समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इस रिमूव फीचर के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये बताने से पहले मुझे आपको सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट के बारे में समझाना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट क्या है कि अगर मैं किसी भी इंसान को इस प्लेटफॉर्म से रिमूव करता हूँ तो चीजें पहले सॉफ्ट डिलीट होंगी, और अगर मैं उस इंसान को फिर परमानेंटली रिमूव करता हूं तो उस इंसान का पूरा डेटा इस प्लेटफॉर्म से हार्ड डिलीट होगा। कहने का क्या मतलब है और ये फीचर मैंने क्यों डाला ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सीनियर है, ठीक है। इस सीनियर ने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे पोस्ट किए हुए हैं और बहुत सारा गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, मैं अपना एडमिन पैनल ऐसे ही खोलता हूँ और एडमिन पैनल में ऐसे कुछ कर रहा होता हूँ, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए गलती से मेरे हाथ से इस रिमूव वाले बटन पर क्लिक हो गया। तो आप इमेजिन करो कि अगर ये सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट का फीचर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो और गलती से मेरे से कोई भी सीनियर ऐसे रिमूव हो गया, तो सोचिए कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छे गाइडेंस ब्लॉग लिखे हो या फिर कुछ अच्छा अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया हो इस प्लेटफॉर्म पे, और मेरे से गलती से वो रिमूव हो गए, तो ये कितना गलत है। इसीलिए मैंने वो सॉफ्ट डिलीट वाला और हार्ड डिलीट वाला फीचर डाला। देखिए, सॉफ्ट डिलीट करने का क्या मतलब है कि कोई इंसान मुझसे ऐसे गलती से रिमूव हो जाता है तो मैं इस रिमूव वाले सेक्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे री एड करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं इन सीनियर को वापस री एड कर सकता हूँ, और आप वापस जाके देखोगे तो ये सीनियर का डेटा आपको यहीं पे ऐसे देखने को मिलेगा। जो भी इन्होंने गाइडेंस वाले ब्लॉग डाले होंगे या फिर जो भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, वो सारा चीज इस प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं होगा। तो ये है सॉफ्ट डिलीट फीचर। अब हार्ड डिलीट फीचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी जूनियर ने बहुत ज्यादा बदमाशी की और इस जूनियर को मैं इस प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देता हूँ, तो ये जूनियर तो पहली बात कभी लॉग इन नहीं कर पाएगा, और मुझे पक्का श्योर है कि ये जूनियर एकदम अच्छा नहीं है, इसको प्लेटफॉर्म से परमानेंटली ही हटा देते हैं। तो फिर मैं ये परमानेंट डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ये जूनियर परमानेंटली इस प्लेटफॉर्म से डिलीट हो गया। अब इस जूनियर का कोई भी डेटा इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब उस जूनियर का कोई भी ट्रेस इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया कि सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट का फीचर मैंने क्यों डाला है, ठीक है। और भी चलिए मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरीफाइड यूजर का काउंट दिखेगा। तो ये क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे कितने नंबर ऑफ टोटल वेरीफाइड यूजर्स है इसका काउंट है, इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीजें कहां से हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिन पैनल पे आप जाओगे और अभी आपको याद होगा अभी मैंने एक जूनियर को रिमूव कर दिया। यहाँ आप लोग देख सकते हो टोटल 2 वेरीफाइड यूजर्स अभी प्लेटफॉर्म पे है। आपका ये डाउट हो सकता है मन में कि फिर यहाँ 3 क्यों दिखा रहा, यार एक मैं एडमिन हूं तो ऑब्वियसली मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहूंगा, है ना। तो मतलब जितने भी यहाँ अप्रूव्ड यूजर्स होंगे +1 ये जो नंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये वेरीफाइड यूजर्स वाली चीजें कहां से आ रही है। उसके बाद देखिए ये विजिट टुडे शो होगा कि आज इस प्लेटफॉर्म पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स लोग आए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसका ये मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म को टोटल आज कितने बार विजिट किया गया है। अगर कोई एक बच्चा भी इस प्लेटफॉर्म को 10 बार विजिट करता है तो विजिट काउंट यहाँ 10 शो होगा, ठीक है। और टोटल विजिट का मतलब है कि टिल डेट इस प्लेटफॉर्म पे कितने बार विजिट किया गया है। मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि ये जो विजिट टुडे है ये मान लो आज 50 है, कल मान लो ये 70 है और उसके अगले दिन मान लो 20 है। तो ये हर एक दिन का सम है ये, ठीक है। आप जब ये टोटल विजिट देख रहे हो, कहने का मतलब उस टाइम तक टोटल ये प्लेटफॉर्म कितना बार विजिट किया गया है वो है टोटल विजिट का मतलब, ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि भैया अभी तो आपने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च भी नहीं किया तो टोटल विजिट अभी ही 1100 कैसे दिखा रहा। यार देखो मैं पिछले 45 दिन से ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, पूरा का पूरा जून का महीना ऑब्वियसली मेरा प्लेटफॉर्म बनाने में लगा और अभी 15 दिन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो इतने बार तो मैं ही इस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर चुका हूँ। ये वाला फीचर मैंने बहुत पहले ही बनाया था, लाइक स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक का ये मेरा ही विजिट काउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज आपको बता दिया, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें छूट गई होंगी, तो जब आप ये प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आपको वो चीजें खुद पे खुद समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं कुछ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है उन्होंने मिस आउट कर दिया हो, पर अब मैं जो उन्हें बताऊंगा वो उनके प्रोजेक्ट के लिए इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनके मन में ये डाउट आ सकता है कि ठीक है भैया आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, समझ आता है, आपने इसका फ्रंट एंड पार्ट वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, बैक एंड आपने रेंडर पे डिप्लॉय कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन डेटाबेस का क्या। ऑब्वियसली डेटाबेस कहीं स्टोर करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्न नहीं कर रहा तो क्या मैं अपने पैसे लगा के ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म चलाऊंगा, मैं खुद की तरफ से क्या पैसे बर्न करूंगा।
तो देखो ऐसा नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो दिखाता हूँ। तो देखो जब मैं प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन नहीं हूँ तो ये सब तो नॉर्मल एक फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट है कि आप होम सेक्शन पे हो, आप फ्रेशर्स गाइड पे गए। ये जो आपको दिख रहा है ये थंबनेल नहीं है, ये YouTube से डायरेक्ट फेच किया जा रहा है। मतलब जो YouTube का थंबनेल है वो डायरेक्ट फेच हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से इसमें एक इमेज लगाया है। तो ये सब भी बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तो टेक्स्ट है और जो भी इमेज है फिलहाल अभी फ्रंट एंड पे है, मतलब कुछ भी डेटाबेस में अपलोड नहीं हुआ है। डेटाबेस का काम कब आता है? जब मैं किसी भी यूजर का इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई कि फ्रंट एंड का पार्ट है। यहाँ भी देखो जो पीडीएफ्स है वो ड्राइव लिंक पे अपलोड है। अगर कोई बच्चा इस पे क्लिक करता है तो वो ड्राइव लिंक के पीडीएफ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। मतलब ये पीडीएफ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ड्राइव लिंक पे है। तो अगेन इसके लिए कोई भी डेटाबेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद मान लो आप इस प्ले गेम वाले सेक्शन पे आते हो तो यार ये गेम्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। ये जो 15 गेम्स देख रहे हो ये मेरे छोटे छोटे 15 अलग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको अपना गिटहब खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे आप मेरे गिटहब पे आओगे तो आपको इतना रेपो दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेपो प्राइवेट रखे हैं। जैसे ये सोम बाबा गाइडेंस प्लेटफॉर्म या फिर जितने भी गेम्स मैंने बनाए हैं वो सारे गेम्स प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल एयर स्लाइस ले लेते हैं जो सबसे स्पेशल वाला गेम है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एयर स्लाइस है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिख सकता है कि ये पूरा गेम मैंने बनाया है और ये वर्सल पे मैंने डिप्लॉय किया है। और ये जो लिंक है ना, ये लिंक मैंने बस यहाँ अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो भी आप यहाँ गेम खेल रहे हो वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है, वो मेरा अलग एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट है और उस सबके लिंक्स मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अटैच किए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा कोई भी ऐसे डेटाबेस यूज नहीं हो रहा है ना। अब प्लेटफॉर्म के अंदर मान लो आप जब लॉग इन होते हो, ठीक है, तो चीजें स्टोर करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर मान लो कोई सीनियर कुछ पोस्ट करता है, तो इसके लिए मुझे डेटाबेस चाहिए, है ना। तो यहाँ भी मैंने बहुत स्मार्टली खेला है। जो भी सीनियर पोस्ट कर रहे हैं वो या तो टेक्स्ट हो रहा है, या तो वो लिंक हो सकता है, या फिर वो फोटो हो सकता है। तो जो भी ये टेक्स्ट होगा या फिर जो भी लिंक होगा उसके लिए तो बहुत कम केबी की जरूरत होती है, इसके लिए उतना स्टोरेज नहीं चाहिए। लेकिन जो फोटो है, सबसे बड़ा कंसर्न यहीं पे आता है कि आप फोटो कहाँ स्टोर करते हो। देखो जो भी जूनियर्स प्रोजेक्ट बनाते होंगे उनको पता होगा कि मोंगोडीबी एटलस फ्री में 512 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या ये काफी है? आप सोचो, मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप यहाँ 5 MB तक का फोटो अपलोड कर सकते हो। तो सोचो अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट 100 फोटो, सिर्फ 100 फोटो में ही ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म फट जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि ये तो सिर्फ 512 MB का स्टोरेज फ्री दे रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो यहीं पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, क्लाउडीनरी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 25 GB तक का फोटो या फिर वीडियो फ्री में स्टोर करने का ऑप्शन देता है। और भी इसके 2-3 कंडीशंस है, वो आप जाके बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिक इसका यही है कि 25 GB तक ये फोटो या फिर वीडियो स्टोर करने का फ्रीली ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट का जितना भी टेक्स्ट पार्ट था वो सारे मोंगोडीबी एटलस पे स्टोर किए, और वो जो 5 MB का फोटो का मैंने ऑप्शन दिया, ये फोटो वाला पार्ट मैंने क्लाउडीनरी पे स्टोर किया। तो ऑलमोस्ट 5000 फोटो इस प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अपलोड किए जा सकते हैं। और जो भी टेक्स्ट हो रहा है वो मोंगोडीबी पे स्टोर हो रहा है। तो टेक्स्ट में तो ज्यादा MB यूज नहीं होता, वो तो बहुत केबीज में होते हैं। कितने भी बड़े बड़े टेक्स्ट हो वो ऑलमोस्ट केबी में ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये प्लेटफॉर्म मिनिमम 2 से 3 साल तक तो ऐसे फ्रीली चल सकता है। हाँ, बस प्लेटफॉर्म का एक यही कंसर्न है कि हो सकता है मान लो 50 या 60 पोस्ट करने के बाद प्लेटफॉर्म थोड़ा स्लो हो जाए, या फिर थोड़ा टाइम ले लोड होने में, या फिर मान लो इस प्लेटफॉर्म पे 2000 अगर यूजर्स हो जाए तो लोड होने में हो सकता है चीजें थोड़ा टाइम ले। पर ये मैं समय के साथ ठीक करने की कोशिश करूंगा ताकि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने मोंगोडीबी और क्लाउडीनरी का यूज करके स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और कैसे मैं आप लोगों को फ्री में ये सारी चीजें दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा कोई पैसा लग नहीं रहा, सिर्फ मैंने अपना दिमाग लगाया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे छोटी छोटी चीज का मैंने ध्यान रख के ये पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया है, और कैसे आप इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो कैसे आप लोग ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई जूनियर एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम अंत तक ये वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। मैंने हर एक चीज बताया है कि अगर मैंने कोई चीज बनाया है तो वो क्यों बनाया है, अगर मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर आइडिया आया तो वो कहाँ से आया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ताकि आपको ये समझ आए। ऐसा नहीं होता कि सारे आइडियाज आपको एक दिन में आ जाते हैं। जो आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में करते हो, ये सारा चीजें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है जब आप अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हो। सारे आपके पास्ट के एक्सपीरियंस वहां काम आते हैं, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा कि कहां से मैंने इंस्पिरेशन लेके कौन कौन से फीचर इस प्लेटफॉर्म में डेवलप किए हैं, और आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों का यूज करके आप इतना बड़ा और इतना इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म खुद से क्रिएट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये प्लेटफॉर्म को फिलहाल खुद से यूज करके देख सकते हो। और जितने भी NIT अगरतला के करंट स्टूडेंट्स हैं वो गूगल फॉर्म फिल
फिल कर दें और उस गूगल फॉर्म में आपको वही ईमेल देना है जिस ईमेल से आप इस प्लेटफॉर्म में लॉग इन होना चाहते हो। और देखो यार, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोस लाइक करो या फिर शेयर करो, लेकिन आज मैं आपसे पहली बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो। क्यों? देखो, ये प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटी चीज है, पर ये आइडिया सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है कि कैसे छोटी छोटी चीजों का यूज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने कॉलेज के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, और मैंने लिंक्डइन पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पोस्ट भी किया है। आप लोग उस लिंक्डइन पोस्ट को जाके लाइक करना। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है कमेंट करने को, फिर भी आप #CFBR कमेंट कर सकते हो। उसका मतलब क्या होता है? कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। ठीक है, CFBR का मतलब होता है कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। आप मेरे उस लिंक्डइन के पोस्ट को जितना लाइक करोगे या फिर कमेंट करोगे या फिर रीपोस्ट करोगे, लिंक्डइन उस पोस्ट को उतना ज्यादा लोगों तक पुश करेगा। और आपको भी पता है, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे ही एक्टिव होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म उन तक पहुंच पाए और हम इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे सीनियर्स ला पाए। देखो, ये प्लेटफॉर्म मैंने पूरा तो बना दिया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे सीनियर्स हम कैसे ला पाएंगे? जब हम उन तक पहुंच पाएंगे। और हम उन तक कैसे पहुंच पाएंगे? जब आप उस पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा उस पोस्ट को रीपोस्ट करोगे, तो हम अच्छे अच्छे सीनियर्स तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे और फिर उनको हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।